एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली के स्पेशल प्रोग्राम समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम है। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान। मैं हूं राबिया शाहिद। और हम सहेलियां फिर से मिलने आई हैं अपनी तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को जो कैमरे के उस पार हैं। लेकिन आप लाइव कॉल्स कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए, बेशुमार मैसेजेस कीजिए, शो का हिस्सा बनिए, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है और इन्फॉर्मेटिव सेशन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और राबिया बताएंगी क्या है वो। बिल्कुल, आज का टॉपिक जहां इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है वहीं बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होने वाला है। क्यों बुशरा? रियली इस बार डिलीशियस भी बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है और कुछ लोगों ने तो कुर्बानी के जानवर ले भी लिए होंगे, कुछ लोग अभी सिर्फ सोच ही रहे होंगे। तो आज का टॉपिक उनके लिए जो ईद पर मज़े मज़े के पकवान खाना चाहते हैं। और आज हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि वो कुर्बानी के बाद गोश्त को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, गोश्त की स्मेल को किस तरह से दूर कर सकते हैं, और कुर्बानी के बाद एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सफाई कैसे रखें, हाइजीन का ख्याल कैसे किया जाए, और तो और अपने घर के इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले, अपनी जो आपके घर की बाई लेन्स होती है इसको कैसे सफाई रखी जाए, और तो और उससे पहले सेलिब्रेट कैसे किया जाए। और कुर्बानी के गोश्त को, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि सबका बेसब्री से इंतजार होता है, बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट हो जाती है और कबाब, और एक लंबा टेन्योर स्टार्ट हो जाता है ना, पूरा हफ्ता आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं। ये ज़रा स्पेशल ईद है और स्पेशल तरीके की। इस हवाले से हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स से, उनकी राय भी लेंगे, उनसे एडवाइस भी लेंगे कि किस तरह से मैनेज किया जाए हर चीज़ को। कुछ फैमिलीज तो जॉइंट भी होती है ना, और कुछ सेपरेट रेडी होती है, तो काफ़ी हसल बसल भी हो जाती है, कंफ्यूजन भी हो जाती है। सब क्लियर करेंगे नाज़रीन। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, लाइव कॉल्स कीजिए और मैसेज कीजिए, और आपके मसाइल का हल हम निकालेंगे मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आपको बताते चलूँ कि आज हमें ज्वाइन किया है हु इज़ अ मीडिया पर्सनैलिटी। ही इज़ बीन एसोसिएटेड with media for last 15 years. He is a food expert, food journalist. लेकिन नहीं, जितना गलीज़ उतना लजीज वाली टैगलाइन से मशहूर होने वाले मिस्टर मोहसिन भट्टी की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, जिससा कि आप जान रहे हैं, और तो और नाजरीन, इससे पहले मैं इनसे पहला सवाल अपना करूं, मैं चाहूँगी कि आप सबको मैं बताती चलूँ कि स्टे ट्यून्ड टू मेरी सहेली टुडेज एक्सक्लूसिव एपिसोड, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। हमें कुछ ही देर में एक मेकअप आर्टिस्ट भी ज्वाइन करेंगी जिनसे हम जानेंगे ब्यूटी टिप्स, मेकअप टिप्स क्या हो, स्पेशली जब हम बात करते हैं जून, जुलाई, अगस्त की, हब्स वाले महीनों की, गर्मी वाले महीनों की, और इसमें हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं मेकअप, स्पेशली ईद पे कैसे। ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ जी हमें कुछ ही देर में मिस्टर आसिम जावेद ज्वाइन करेंगे। ही इज़ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। और तो और उसके बाद हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे ज़ंजानी अली साहब, हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, और हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि कुर्बानी की कितनी वैल्यू है व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके अलावा कुर्बानी के कितने बेनिफिट्स हैं जब आप बात करते हैं अपनी हेल्थ की, अपनी डाइट की, और भी बहुत कुछ। तो चलिए आइए, अब मेरा पहला सवाल है सर आपसे। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो ये बताएं, लेकिन कुर्बानी नहीं, उससे पहले बताएं, जितना गलीज़ उतना लजीज, क्या बात है इसकी? असल में बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसी गंदी जगह हैं कि मिसाल के तौर पे जौहर टाउन में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, और उन्होंने शुरू किया, बड़ी अच्छी हलवा पूड़ी बनानी शुरू की, और अब वो शेफ़ लेके आए कि अंदरून शहर में से, कि वहाँ की जो सबसे मशहूर थी हलवा पूड़ी, उनका मेन जो कारीगर था, मेन शेफ़, उसको वो साथ ले आए, वहाँ से तोड़ के ले आए, अच्छे पैकेज पे ले आए। यहाँ पे उन्होंने बड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट बनाया, और उसके बाद उससे वो टेस्ट डेवलप ना हो, बड़ी देर कई उसके एक्सपेरिमेंट किए, कई दिन लगे, लेकिन वो जो टिपिकल टेस्ट था वो नहीं मिल रहा था। तो उन्हें जो है ना, उससे शेफ़ से पूछा कि तू वाकई उधर काम करता भी था या नहीं, कहीं गलत बयानी तो नहीं कर रहा? उसने कहा नहीं सर, मैं उत्थे करता सी। अच्छा, अगर करता था तो फिर वो चीज़ क्यों नहीं बन रही? कहता सर, तुहाडे जिहड़े भांडे ने स्टील दे ने, बड़े साफ सुथरे ने, इत्थे वो चीज़ नहीं मिल रही जिहड़ी उत्थे मिलती सी। उधर वही कालक ज़दा माहौल, वही गंदगी, वो एक हमक और सब कुछ। कहता है वो सारी चीज़ें एक वो मिल के जो है ना, वो जायका बनाती थी। इसी तरह हमने एक बड़ा मशहूर चने वाला था, उसके जो चने हमने बनते हुए देखे तो उसने भिगो के वॉशरूम में भी रखे हुए थे। और लाहौर की एक मशहूर मछली का एक ब्रांड था, बल्कि वहाँ पे तो ये हुआ कि उसने, चूँकि मछली के सीज़न में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोड होता है काम का, तो उन्होंने मसाला लगा के मछली को रखा हुआ था, शदीद ठंड, और उनके पास जगह की किल्लत थी, तो उन्होंने वॉशरूम में भी रखी हुई थी मछली, और वो वॉशरूम इस्तेमाल भी होता जी, ऑपरेशनल। अच्छा, अब
हमने वो ला के लोगों को दिखाया भी, हमने कहा कि ये चीज़ हो रही है। खैर उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन लिया और रेक्टिफिकेशन हो गई, मामला ठीक हो गए। उसके कुछ अरसे बाद मेरे एक दोस्त है, वो ब्यूरोक्रेट है, उनका मुझे फ़ोन आया कि मोहसिन वो ना मेरे घर मेहमान आए हुए थे, तो मैंने और ड्राइवर को भेजा कि मछली ले आओ, वो जाके वहाँ से लेके आया, तो अब ना मछली नहीं ठीक आई, तो आप ना फूड अथॉरिटी वालों से कहें और जाके ना उसको दोबारा चेक करें। मैंने कहा जी वजह क्या? हाँ, कहते हैं मछली ठीक नहीं थी। मैं कह जी उसका कोई टेस्ट नहीं था ठीक, उसकी रंगत नहीं थी ठीक, उसका टेक्सचर नहीं था ठीक, उसमें से कोई स्मेल आ रही थी, कोई वजह तो हो ना, ताकि ट्रेस कर सके हम कैसे। नहीं वो मज़ा नहीं आया। मैं कह जी हुण उन्होंने ना वाशरूम बंद कर दिता है, हुण तुहानू वो मज़ा नहीं होना जिहदे वास्ते तुसीं जांदे सी। अच्छा मोहसिन साहब, कुर्बानी के गोश्त के इस्तेमाल से पहले, पकवानों से पहले एक स्टेज आती है कि जब हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाते हैं, तो उसके हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदना सबसे अहम काम है, और ये आपका चूँकि प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, मेरी बहनें माएँ देखती हैं, बड़ा इसको पसंद किया जाता है, तो मैं उन सब माओं बहनों को ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बेटों को, भाइयों को, खामदों को ये जो है ना ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। ये वो टिप्स हैं कि जो बकरा ख़रीदारी के वक्त उन्होंने मद्देनज़र रखनी है जी। क्योंकि बकरा जब आता है, क्योंकि बकरे अब लाहौर में तो नहीं पाले जाते, ये तो मुख्तलिफ रूरल एरिया से आते हैं। अब वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ बकरे ऐसे होते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा हो ना, बकरे जब अनलोड होते हैं ट्रकों पे आते हैं तो 3 तहों में इनकी चारपाइयाँ बांध के और उसके ऊपर बकरे जो है ना वो 3 मंजिला उसकी स्टैकिंग होती है जिसमें वो लाए जाते हैं। अब जब वहाँ से बकरे उनको उतारा जाता है तो वो जंप करके आते हैं। अब वो जब जंप करके आएंगे तो किसी का पाँव मुड़ गया, किसी को चोट लग गई, किसी का फ्रैक्चर भी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो उनको जल्दी होती है जल्दी जल्दी उतारने की। अब उसमें कई बार ऐसे होता है कि वो जब अगर फ्रैक्चर हो गया या उसका पाँव मुड़ गया, मोच आ गई उसे, तो वो बकरा तो ज़ख्मी हो गया, बकरा तो बीमार हो गया। अब उसको क्या करते हैं कि ये हैवी डोज ऑफ पेन किलर जो है ना वो उसको दे देते हैं। अब उससे उसको दर्द तो नहीं होती, लेकिन उसको चोट ज़रूर लगी होती है। अब वो कैसे आप चेक करेंगे जी इसको फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि अगर उसको फ्रैक्चर हुआ तो उसकी हड्डी टूट गई हुई तो वो तो कुर्बानी के काबिल नहीं है, उसमें तो नुक्स आ गया। राइट। तो आपने वो नुक्स वाला जानवर तो नहीं खरीदना। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप बकरा खरीदने के लिए जाएं तो उसको 10-12 कदम चला के देखें। 10-12 कदम काफ़ी होते हैं जी, 10-12 कदम जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बकरा जो है जिस टांग पे चोट लगी हुई है वो उस टांग को जमीन पे सही तरह नहीं रखेगा। बाकी तीनों टांगे उसकी ठीक नहीं होंगी, वो नहीं लगाएगा। आपने वो गौर करना है। दूसरा ये है कि अगर आप उसकी टांगों को, यानी पहले बकरे की कैट वॉक जी और हाँ, अब नॉर्मली तो आप कैट वॉक करवाते हैं, यहाँ पे आप गोट वॉक करवा लें। गोट वॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ले रहे हैं और देखिए कुर्बानी है, और कुर्बानी में तो हम जाहिर है सिंपल सी बात है कि आप मार्जिन नहीं रख सकते, तो आप उसकी ज़रा गोट वॉक ज़रूर करवाएं। हाँ। और ज़रूर उसके बाद उसकी जो टांगे हैं उनको आपने ना यूं दबाना है, ठीक? यूं आप दबाएंगे तो अगर उसकी कहीं पर स्वेलिंग हुई, उसको जहां पे चोट आई हुई, वो एकदम वहां से तड़प उठेगा। अच्छा। चीखेगा या कुछ बोलेगा। राइट। अब वो जब चीखेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि उसको पेन किलर की वजह से दर्द तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसका यहाँ पे फ्रैक्चर है। अब वहां पे एक्सरे तो नहीं करवा सकते, ये देसी तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक। फिर उसको ये है कि आप देखें कि अगर उस बकरे का जो पेट है वो अगर एबनॉर्मली फूला हुआ है, जैसे ढोलकी होती है, अगर वो ढोलकी की तरह ऐसे गोलाई में है, तो इसका मतलब ये है कि उसे एक ख़ास मसाला दिया गया है, जो मसाला खाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन यहाँ पर तो लोग समझते हैं कि अगर ऐसा है तो बहुत हेल्दी है बकरा। जी, ये बात ठीक नहीं है। यही तो अंडरस्टैंड करना है। हाँ। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं नाजरीन को बताते चलूँ कि हमें जी मिस्टर आसिम जावेद, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी बहुत से सवालात चलेंगे फूड के हवाले से, कुर्बानी की गोश्त की जो प्रिजर्वेंस होती है उसके हवाले से भी। सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो अगर उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, एबनॉर्मली फूला हुआ है, जिसे अफारा कहते हैं, ढोलकी सा बना हुआ है पेट, तो वो उस मसाला खाने की वजह से है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये बकरा बड़ा सेहतमंद है, हालांकि जब उसने घर आना है
आप उस नॉर्मल डाइट पे आना है, उसको वो वाला मसाला, ये वो जो खास फूड सप्लीमेंट उनको दिए जा रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, तो वहां पे आके वो बीमार हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, उसको लूज मोशन लग जाएंगे। और आपको चूंकि बकरे पालने का तजर्बा नहीं है, आप उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो खुदा ना खास्ता कुर्बानी से पहले कुर्बान हो सकता है और आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि वो अगर तो नॉर्मल सांस ले रहा है, एक साए में बैठा हुआ है क्योंकि शदीद धूप है, साए में बैठा हुआ है और वो सांस नॉर्मल ले रहा है, उसके जो नथने हैं उसमें से कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा। Alright. अगर हल्की हल्की नमी है, मॉइस्चर हल्का है, तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें से फ्लूइड निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त उसे फ्लू का शिकार हो गया, क्योंकि जहां से वो आया है यहाँ पे तो हर तरह के जानवर है, यहाँ से उसने कोई इन्फेक्शन कैरी की है, तो ये भी आप उसे कर सकते हैं। फिर ये भी कोशिश करें कि जो बकरा है हमेशा उसको डे लाइट में खरीदें, रात के टाइम ना जाएं, क्योंकि आपको ये जो खराबियां नजर आएंगी ये डे लाइट में नजर आएंगी। आपने ये भी देखना है कि उसके फुजले वाली जगह पे, वहां पे ऐसा तो नहीं है कि वहां पे लिक्विड सा उसका पीछे लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से बीमार है, उसे डायरिया हुआ है। क्योंकि नया माहौल है, नई खुराक है, नई जगह है, एक जानवर भी तो स्ट्रेस लेता है, बता नहीं सकता लेकिन स्ट्रेस में तो होता है और पता है आगे उसे कुर्बान भी होना है, तो वो डबल स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस तो होता है, तो इसलिए आपने वो भी चेक करना है। बिल्कुल। और फिर कई लोग हमारे अब ये घरों में बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जब जानवर लेके आते हैं तो कोई उसे 7 अप पिला रहा होता है, ऐसा ही है, कोई उसे कोल्ड ड्रिंक पिला रहा होता है, फ्रूट्स खिला रहे होते हैं। अब ये उसकी खुराक नहीं है, उसको चारा खिलाएं, बड़ी आदत है उसको कोई दाला बना हुआ खिला दें, चने या दाने, जी ये आप खिला दें, लेकिन ये ना करें कि उसको आप अपनी आइसक्रीम में भी खिला रहे हैं, लाड कर रहे हैं, ये उसके लिए नहीं बना। उसकी बॉडी टाइप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती उस तरह के लवाजमात जो एक इंसान खाता है। तो आप ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें नाज़रीन, इस आपके लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको उन तमाम मसाइल का हल बताएं जो कि इस वक्त आपको दरपेश होंगे अभी, राइट, बिकॉज 4-5 दिन तो रह गए ईद पे। सर ये बताएं, जब मैं आपसे बात करती हूँ, पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करती हूँ, ये बताएं ईद से पहले कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कोई चल रही हैं आपकी? जी मैडम, बिल्कुल हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं और हम सोशल मीडिया के ऊपर भी उनको ईद के हवाले से इंतहाई अहम हदायत कि ईद के भट्टी साहब ने तो आपको काफ़ी डिटेल से बकरे के ख़रीदने के हवाले से और क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए उन्होंने आपको बताया है। तो हमने इंतहाई अहम हदायत की सूरत में एक छोटा सा पम्फलेट हम जारी कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो है ना वो हम शेयर कर रहे हैं। उसमें यह है कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और क्योंकि होता ये है कि आप गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, आप क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मौसम भी इसी तरह का है, और उसके बाद आप जो है ना कोई कोल्ड ड्रिंक साथ में ले लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद इससे जल्दी हज़म हो जाएगा, और स्पाइस भी उसके अंदर बड़ी जो है ना वो ऐड करते हैं। एक तो ये है कि गोश्त के पकाने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें, बेहतर यह कि सिरके में उसको जो है ना धोया जाए, और उसके बाद जब आपने गोश्त को पकाना है तो कम से कम मसाले डालें। आपके अवेयरनेस कैंपेन में जो आपने पॉम्फलेट ये सारी चीज़ें जो है ना इन सबको ऐड किया हुआ है कि आप उसमें जो है ना एक तो मसाला जात कम इस्तेमाल करें, उसके अंदर घी का कम इस्तेमाल करें, और जो कुदरत ने जो मसाला जात आपको अताफ किए हुए हैं जिनमें लहसुन है, जिनमें अदरक है, उनको ज़रूर उसमें ऐड करें। लेकिन आप मसालों की बात कर रही हैं, आपको पता है यहाँ पे तो सबको चटपटे खाने बहुत पसंद है, और बारबेक्यू जिससे कि मैरिनेशन होती है उसमें तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीज़न इस तरह का है, और उसके अंदर लेमन भी जो है ना वो उसकी कुकिंग के दौरान ही कहीं पे ऐड करें, और बाद में क्योंकि मौसम ऐसा है आपको क्योंकि गोश्त का जो होता है वो एक जिसे हम कहते हैं तासीर, वो गर्म होती है, ठीक है। आप उसके बाद जो है वो चाय पिएंगे, वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। आप उसके बाद बोतल पिएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। बेहतर ये है कि कम मसालों में गोश्त को पकाएं, उसके बाद वॉक करें। उसके बाद अगर आपने कहीं पे आपको फील आता है कि आपने कोई उसके साथ जो कोई कोल्ड ड्रिंक टाइप आपको चाहिए, तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, या इसी तरह से कोई नेचुरल डिटॉक्स वाटर होता है उसका इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक, वो आपके लिए जो है ना वो बेहतर है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड किया। ईद आती है तो फिर सुबह नाश्ते में भी गोश्त
शाम के खाने में भी गोश्त और रात को भी गोश्त, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं अब इस सीज़न के अंदर जो है वो डायरिया और कॉलरा, ठीक है, ये दो जो है ना वो बड़ी आम बीमारियां, और ईद के ऊपर भी इनका जो है ना वो रश हो जाएगा, इसके मरीजों का रश हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी देखे ना, मौसम भी इसी तरह का है। तो उसके लिए जो है ना वो जो करने की ज़रूरत है उसमें यह है कि गोश्त सब इस्लामी कॉन्सेप्ट भी ये है कि कुछ भूख रख के खाएं। जब आप भूख रख के खाएंगे और उसके अलावा स्पाइसेस का कम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो नेचुरल जो ड्रिंक हैं मतलब नींबू पानी नेचुरल ड्रिंक है, डिटॉक्स वाटर जो है वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से एक तो वो डाइजेशन बेहतर होगी, और दूसरा ये है कि आप इन बीमारियों से भी जो है ना वो बच जाएंगे। और तीसरा ईद के ऊपर जो एक और बड़ी क्योंकि फैमिलीज़ का आना जाना होता है, दोस्तों की तरफ आना जाना होता है, तो हम जो है ना दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो केक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको मैं ये कहूँगा कि ज़रूर कम करें, अवॉइड किया जाए, बेकरी आइटम्स को अवॉइड किया जाए, इनको कम करें। मैं जो है ना वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए बेहतर है कि इनका इस्तेमाल कम करें। और इसका का जो कॉम्बिनेशन है, जब कुर्बानी की ईद है तो ऑब्वियसली आप लोग का जो कुर्बानी का गोश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है नाज़रीन, तो इसके साथ अगर आप बेकरी आइटम्स का कॉम्बिनेशन रखते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत आपको मुतासिर, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन रखना चाहिए वो फ्रूट्स का रखें। इस सीज़न के जो फ्रूट्स हैं उसमें तरबूज का सीज़न तकरीबन जा रहा है लेकिन वो भी मौजूद है, आड़ू का सीज़न है, फालसा का सीज़न है। आड़ू और फालसा बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, आप बेशक उनको जो है वो एक तरह से पानी के साथ उनका शेक बना के पिएं, उसमें चीनी का इस्तेमाल कम करके, ये आपके लिए अच्छे हैं। या फ्रूट को खुद खा लें, वैसे ही खा लीजिए। तो आप जो है ना सब्जियों और फलों को साथ में गोश्त के ज़रूर ऐड करें, बनिस्बत इसकी कि आप उसके साथ जो है ना वो स्वीट्स को और बेकरी आइटम्स को कर रहे हैं, उनको ठीक है आप थोड़ा सा कंज्यूम कर लें, लेकिन आपकी मेजर जो 80% डाइट है वो इन 3-4 चीज़ों के दरमियान में रहेगी, तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से क्या गाइडलाइन देती है? क्योंकि अभी मोहसिन भट्टी साहब ने भी बड़ी हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई है कि क्या क्या करना प्रॉपर गाइडलाइन दी है। देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारी अवेयरनेस है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि हमने अपने तौर पे लोगों को एक पिछले 6-7 दिन से हमारी ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि ईद के ऊपर आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए जो कि हेल्थ के लिए बेहतर हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि न्यूट्रिशन के हवाले से जो मैंने चंद एक चीज़ें आपसे शेयर की हैं उनको भी हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से जो है ना वो शेयर किया है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 जो हमारी ऑपरेशंस वाली साइड है, कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? कुर्बानी के जानवर खरीदने के हवाले से तो भट्टी साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप उसको दिन की रोशनी में जो है ना वो देखें। आप उसको दांत चेक करके देखते हैं, ठीक है, और उस इसी तरह से आप उसके जो है ना थोड़ी सी जैसे भट्टी साहब जैसे लड़का के गोट वॉक करके देखिए, गोट वॉक करा के चेक कर लें, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं, आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग इन इट कि अब तो ऑनलाइन कुर्बानी का भी एक जो है ना जैसे कहते फिनोमिना स्टार्ट हो गया, पंजाब हुकूमत ने भी इसको स्टार्ट किया, आप ऑनलाइन कुर्बानी कर सकते, तो उसमें क्या होने चाहिए? आप ऑनलाइन कुर्बानी जो है और खवातीन भी आजकल, देखिए मैं ये कहूँगा कि मैं तो इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आप जो भी चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन कुर्बानी के जानवर खरीदने की बात होती है, मैंने ड्रेस खरीदना है तो मैं ऑनलाइन खरीदता हूँ, तो वो चीज़ नहीं आती जो मैं खुद जाके खरीदता हूँ। तो यानी कि ऑनलाइन कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जो अभी पंजाब हुकूमत ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कैश ऑन डिलीवरी वाला, वो मुनासिब है? नहीं मैं देखिए किया जाए इसको अडॉप्ट या नहीं? 2 चीज़ें हैं। एक है वो ऑनलाइन का मैकेनिज़्म उनके लिए बनाया गया है कि जो टाइम नहीं निकाल सकते, जो मसरूफ़ हैं और जिनके और बहुत से मतलब अपने बिज़नेस के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से मसरूफ़ हैं या ओवरसीज़ हैं, जिन्हें रात को आना है और सुबह उन्होंने कुर्बानी करनी, तो वो उनके लिए एक सहूलत है। लेकिन वो ठीक होगी उन लोगों के लिए भी? रिलायबल है आपको लगता है? क्योंकि जैसे इन्होंने बताया मोहसिन भट्टी साहब ने कि बहुत क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना होता है कोई भी जानवर खरीदने से पहले। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ही उस बंदे के लिए जिसके पास टाइम नहीं है।
दूसरा मैं आपको बताऊं कि शॉपिंग जो होती है ना, वो खुद से एक कथारसिस का जो है ना वो एलिमेंट होती है कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, आप जाके मुख्तलिफ प्रिंट्स को देखते हैं, मुख्तलिफ कलर्स को देखते हैं। आप बकरा मंडी जब मवेशी मंडी जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है ना बैल भी नज़र आ रहे हैं, आपको बिछड़े भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको हर तरह का बकरा नज़र आ रहा है कि ये जी राजनपुर का बकरा है, ये तलगंग का है, ये जो है ना मुल्तान से आया है बकरा। तो वो खुद भी एक फेस्टिविटी है, उसको भी इंजॉय करें। ये मतलब ईद की, कुर्बानी की ईद आनी है पूरे एक साल के बाद, ये वाला जो मंडियाँ सजनी हैं ये पूरे एक साल के बाद सजनी है, तो उस चीज़ को भी इंजॉय करें। उसके अंदर एक, मैं कहता हूँ कि जानवर जो होता है उसके साथ भी आपकी बात, कम्युनिकेशन चल रही होती है, उससे भी आपका कथारसिस होता है। तो इस चीज़ को इंजॉय करें। वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया उन लोगों के लिए कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है दे कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इंजॉय दिस वेरी फेस्टिविटी। मैं इसको फेस्टिविटी कहूँगा कि आप किसी दोस्त के साथ मिलके, किसी अपने रिश्तेदार के साथ मिलके कुर्बानी ख़रीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको बकरे नज़र आते हैं, आप उनको देखते हैं, उनको जाके आपने बड़ा जानवर अगर लेना है उसको देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं कि ये खूबसूरत लग रहा है, ये सही पला हुआ है, तो उससे भी आपका एक जो है ना वो कथारसिस होता है। राइट। बकरों से बात करें, जानवरों से बात बकरों से करें। बात के जैसे आपने बताया। इसमें ना एक दो चीज़ें मैं डीजी साहब वाली बात जी, में ऐड प्लीज। करना चाहूँगा। देखें कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, कि आपने अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान किया, राइट, ठीक है, असल मकसद तो ये है। बिल्कुल सही तो बात। अगर आपने ऑनलाइन करना है तो ये यूरोप और अमेरिका में तो उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं है ना, कि वहाँ पे उन्होंने कर लिया स्लॉटर हाउस, घर पे आप स्लॉटरिंग नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पे उनके स्लॉटर हाउसेज हैं, वहीं पर ही करना है। पाकिस्तान में तो अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो करना होता है वो ये है कि आप अगर खुद नहीं पाल सकते हैं, असूलन तो ये है कि हमने उसे सारा साल खुद पाला हो, और फिर आप पैशन और नियत हो। जी, बिल्कुल। आप उसके साथ एक आपकी एफिलिएशन डेवलप हो, आपको वो प्यारा हो जानवर, उसको कुर्बान करें, तो आपको थोड़ी एहसास होगा उसकी, वो जो सुन्नत है उस पे, वो उसके ये साथ है, हमारी properly। थोड़ी रेलिवेंस तब हमारी बन सकेगी। Right। तो असल तो ये है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो चलें कम से कम उसे को 8-10 दिन पहले घर ले आएँ, लाके उसकी को खातर खिदमत करें, उसके साथ को प्यार उसको करें आपको, ताकि थोड़ी एफिलिएशन डेवलप हो, फिर अच्छा, करें मोहसिन उसको। साहब- तो ये है। मोहसिन साहब, अभी हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ईद के पहले दिन जो होता है वो कसाई नहीं मिल रहा होता। ख़वातीन है तो टिक्का बोटी, मज़े मज़े के पकवान बनाने होते हैं, तो कसाब ही नहीं अवेलेबल होता, क्या करें? अच्छा, अब उसमें ये है कि देखें कि कुर्बानी कौन करता है। कुर्बानी वो करता है जो साहिब इस्तात होता है, राइट। ठीक। जो साहिब इस्तात है उसके पास अपनी सरप्लस पैसे हैं तो वो करता है ना। तो ये वो बंदा है, वो फैमिली है जो बाकी सारा साल भी गोश्त खरीदती है, और जिस जगह से गोश्त खरीदती है तो वहाँ पे उस कसाब को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता। अगर हम जिनसे रेगुलर लेते हैं तो हम उससे अपॉइंटमेंट ले लें, उससे बुक करवाएं उसको, बजाय ये कि हम किसी मौसमी कसाब के पास चल जाएं जो किसी दफ्तर के बाहर गार्ड है, या कहीं रंगसाज है, कहीं पर मिस्त्री है, कोई दिहाड़ी करता हुआ मजदूर है, हम उसको पकड़ें और उसे कहें कि आके तू कुर्बानी कर। अब वो जब बंदा कुर्बान हमारा जानवर को ज़बह करने के लिए आएगा तो ना उसको उन SOPs का पता है, ना उसकी वैसी पर्सनल हाइजीन है, ना उसके पास टूल्स वैसे हैं, ना उसे गोश्त सही बनाना आएगा, ना उसे खाल सही उतारनी आएगी। तो वो बंदा आके तो गोश्त ठीक नहीं बनाएगा, वो तो गोश्त का बेड़ा गर्क करेगा, वो गोश्त बजाय फ़ायदा देने के आपको बीमार करेगा। तो इसलिए कसाब का इंतखाब भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका बकरा ज़रूरी है। सही बात की आपने। बकरा आपने अच्छा सेहतमंद लिया तो कसाब भी आपको जो आपका प्रोफेशनल लेना रिलायबल है, चाहिए। क्रेडिबल है, और जिससे आपका पुराना एक ताल्लुक है, जो कि आपको देता है आपके मुताबिक कट पीसेस जो है वो आपको पहुंचाता है। ऑब्वियसली आप उसका ही इंतखाब कीजिए। ऑन द स्पॉट जो शॉर्ट टर्म कैंपेन्स के लिए आते हैं कुर्बानी के लिए, कसाई या कसाब वगैरह, आप उन पर बेशक ना रिलाई करें, क्योंकि जाहिर है आपको उनसे वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कुर्बानी का जानवर फिर आप जब इतने पैसे खर्च करके अल्लाह की राह में आप कुर्बान कर रहे हैं तो फिर उसका आउटपुट और रिजल्ट भी तो बेहतरीन चाहिए। तो ये इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ख्याल रखें। नाज़रीन, सर मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं कुर्बानी के जानवर की, जब कुर्बान हो जाते हैं जानवर तो ईद के पहले या दूसरे तीसरे दिन लाइशें बहुत होती हैं बाहर पड़ी हुई, उनके हवाले से पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब फूड अथॉरिटी कोई रैपिड एक्शंस ले रही है? देखिए, ये जो एलाइशों के हवाले से हम खुद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC के तौर पर भी, ADCR के तौर पर, AC के तौर पर भी काम किया है।
तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और डीसीज़ ने मिलके एक मैकेनिज़्म बनाया होता है कि वो उन अलाइशों को कलेक्ट करके कहीं ना कहीं पे एक गड्ढे की सूरत में या किसी डंपिंग साइट पे जो है ना उनको दफन कर देते हैं। तो ये मैकेनिज़्म उनके जो है ना उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स ने बनाए होते हैं। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी का ताल्लुक़ है तो हम जो ईटरीज़ हैं या फॉर दैट मैटर फूड के जितने भी यूनिट्स हैं, फूड बिजनेसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने अपना शेड्यूल जारी कर दिया कि हमारे जो ऑफिसर्स पंजाब लाहौर में मौजूद हैं वो यहाँ पे अपनी इंस्पेक्शंस कर रहे होंगे, जिन्होंने ईद के हवाले से अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके फैमिलीज़ के साथ ईद मनाना है तो वो वहीं पे उस डिवीज़न के अंदर वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। हमने ईद उल फितर के ऊपर भी ये शेड्यूल जारी किया था, अभी भी हमने वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है ना वो फूड पॉइंट्स के ऊपर जो है ना फूड की सेफ्टी को, फूड की हाइजीन को इंश्योर करना है। और जहाँ तक कुर्बानी भी फूड में आती है तो इस हवाले से भी हमने अपने जो है ना हमें देखने को मिलेंगे इस तरह के जो इकदाम हैं। बिल्कुल ठीक। इसी डिस्कशन को बुशरा यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कॉलर कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है जी। कि ये जो कैंपेन चली थी, डीजी फूड भी बैठे हैं, मौसम भट्टी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो मेरी सवाल ये था कि जो कैंपेन चली थी तरबूज के हवाले से कि टीके लगाए जाते हैं उनमें, तो गर्मी का मौसम है, हमने तो डर के मारे तरबूज खाना भी छोड़ दिया है। तो क्या ये जो सारी कैंपेन चली थी ये ठीक थी या नहीं थी? और जो कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर ये कह देगा कि इस चीज को, ये ऐसी चीज गलत है, ये ठीक है, तो क्या हमें उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? जी जी मैं अर्ज़ करता हूँ। हाँ जी। मैम इस तरह से है कि इसके ऊपर हमने साइंटिफिकली भी इसको रिसर्च किया और लॉजिकली और जो जिसको हम कहते हैं फोक विजडम के हवाले से भी इसको देखा। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तरबूज की फसल बेसिकली जो है ना वो 2 से 3 हफ्ते की फसल होती है जब वो पक जाता है, तो कि किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक के अंदर जो है ना वो तरबूज के अंदर इंजेक्शन करके उसको जो है ना मतलब पकाने में या उसको उसके कलर को जो है ना वो बेहतर करने के लिए काम करन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने तरबूज के मुख्तलिफ सैम्पल्स लेके उसको अपनी लैब से चेक कराया तो उसमें जो है ना बिल्कुल भी कोई एडिड कलर या फ्लेवर्स वगैरह नहीं थे। नंबर 3 ये है कि आप तरबूज के ऊपर जो है वो एक खुद से एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करके देख लें। आप एक जो है वो सिरिंज में पानी रखें और उसको तरबूज के अंदर इंजेक्ट करें, वो खुद ब खुद से पानी बाहर आ जाएगा। तरबूज के अंदर 97% पानी होता है, तो क्या किसी जो है ना एडल्ट्रेंट की गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी हमने इसके ऊपर जो है ना वो अपना रिबटल जो है ना वो दिया था। आप उसको भी हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत कैंपेन थी और जिसने भी वो एक डॉक्टर साहब है उन्होंने शुरू की थी और उसके ऊपर बिल्कुल भी उनकी बात के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। हम लॉजिकली भी, फोक विजडम के हवाले से भी और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का भी मैंने आपको बता दिया। आपने ये जो सॉरी आई वुड लाइक टू आस्क, आपने ये जो बताया कि इंजेक्ट करके आपने चेक करना है तरबूजे को, उसको हम पूरा एज अ होल नट हो उसको तब देखिए, हाफ कट जो है ना ये तरबूज है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आप जो है ना इंजेक्ट करेंगे कोई चीज़ तो वो इंजेक्ट ही नहीं होगी, वो फौरी तौर पे बाहर आ जाएगी। ऑल राइट दिस इज द यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप भी इस हवाले से अपनी कमेंट ऐड करें, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल मेकअप आर्टिस्ट माहम गुल, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जी जनाब, इनसे बहुत ब्यूटी टिप्स लेंगे। गर्मियों का मौसम है, बकरा ईद भी आई हुई है, तो बहुत सी बातें करेंगे जब बात कीजिए स्किन केयर की और मेकअप की। लेकिन सर इससे पहले मैं चाहूँगी जो कॉलर ने क्वेश्चन किया था उसके वाले से आप क्या लग रहे हैं जी तरबूज को, क्या कहेंगे? उसमें यह है कि मेरी बहन को मैं ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि वो बेफिक्र होकर खाएं, क्योंकि आप एक और काम कर लें। जैसे अभी डीजी साहब ने बात बताई ना कि उसको इंजेक्ट करें, तो आप अगर इंजेक्ट करेंगे तो क्या आपने कभी कोई ऐसा तरबूज खाया है कि जिसमें छिलके का रंग भी लाल हो और अंदर गूदा भी लाल हो? कभी ऐसा आपने तरबूज खाया? नहीं, मेरा नहीं खाया। क्योंकि जब उसको इंजेक्ट करेंगे तो आप उस रंग को कैसे समझाएंगे कि आपने गूदे तक मियां महदूद रहना है, आपने छिलके तक नहीं फैलना, लेयर पे नहीं जाना। बिल्कुल, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि डब खड़ा तरबूज हो जाए, तो इसलिए वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि तरबूज को अगर आप, बहुत से लोग ये करते हैं, लेयर स्किन भी थिक होती है,
नहीं वो थिक तो होती है। अभी जैसे डी साहब ने कहा ना कि आप उसे इंजेक्ट करेंगे वो पानी बाहर फेंक देगा, वजह क्या है? वो बिल्कुल एयर टाइट है तरबूज, उसके अंदर प्रेशर है, तो जब उसमें करेंगे तो वो पानी को बाहर फेंक देगा। दूसरा ये है कि जैसे ही तरबूज जो है वो सुई की वजह से, नीडल की वजह से इन्फेक्टेड होगा, तो तरबूज अगले 3-4 घंटों में गलना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो वो जो तरबूज बेचने वाला है या वो किसान है, जिस तरबूज की पकने के बाद लाइफ 4 दिन है, 5 दिन है, वो 5 घंटे में उसको क्यों ज़ाया करना पसंद करेगा? वो उसकी लाइफ को कम क्यों करेगा? इसलिए ये मुमकिन नहीं है। आप मोस्टली लोग तरबूज खरीदते हैं, उसको कट लगवाते हैं, कट लगवा के लेके आते हैं कि देखें कि ठीक है। आप एक काम करें कि आप उसमें इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, लेकिन सिर्फ कट लगवाएं और उसके बाद उसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के बाहर रख दें, ना फ्रिज में रखें। आप देखें वो वहीं पे ही गलना शुरू हो जाएगा। तो इतनी तेजी से इसमें डिके का अमल शुरू होता है, Right. तो इसलिए मुमकिन ही नहीं है। बेफिक्र होकर तरबूज बेफिक्र खाएं। होकर खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि ये मौसमी फल है। सेहत बनाएं। प्लीज़ एंजॉय योरसेल्फ। और सर मेरा आपसे सवाल है, जब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, उस कॉलर ने, इस बच्ची ने ये भी कहा था कि यूट्यूबर्स की वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। अब जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, तो इस तरह के यूट्यूबर जब ऐसे कैंपेन निकालते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसानों का देखिए कितना नुकसान हुआ, डिस्कार्ड कर दी गई बहुत से तरबूज, और ऐसी बहुत से कैंपेन्स हैं जिनमें वाकई रियलिटी नहीं होती। कभी कभी फूड जो है वो जेन्युइनली ठीक होता है। आप लोग उनके एज अ पंजाब फूड अथॉरिटी कोई एक्शन लेते हैं जो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी के पास इंस्पेक्शंस के हवाले से, फूड बिजनेसेस के में मुख्तलिफ SOPs के एनफोर्समेंट करने के हवाले से बहुत सा वर्कलोड होता है। Right. तो फ्रैंकली जैसे कोई भी शहरी, कुछ शहरियों ने जब हमने उसका रिबटल दिया तो उन्होंने कहा कि हम इन डॉक्टर साहब को जो है ना वो परसू करते हैं। ये मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी यूट्यूबर इस तरह की कोई वीलॉग कर देता है कि जिसके अंदर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, तो आप कंसर्न एजेंसी, वो हेल्थ एजेंसी हो सकती है, वो फूड अथॉरिटी हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, उनसे आप रब्ता करके पूछ लीजिए। दूसरा, आप सबके पास जो है वो अपना जो है ना गूगल मौजूद है, आप वहाँ से खुद सर्च कर सकते हैं, किसी ओपिनियन मेकर से उसके हवाले से पूछ सकते हैं। हमारे मोहसिन भट्टी साहब को, क्योंकि ये फूड के ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी गहरा मुताला है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इनसे रब्ता करके उसके हवाले से पूछ बिल्कुल सकते सही हैं। बात। तो ये बेसिकली ये है कि वी नीड टू फॉलो अ पर्सन हु रियली इज एन ओपिनियन मेकर, नॉट एंड द कैन एक्चुअली यूट्यूबर और द टिकटॉकर। एनालाइज द सिचुएशन कि वाकई जेन्युइन है या नहीं। खुद से आप इस तरह के कमेंट्स पास करके, ये मेरी दरख्वास्त इन तमाम नाजरीन से, कि अगर आप इस तरह के कोई कैंपेन्स लगा जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो देखिए उसकी अगर वाकई जेन्युइन है तो लगाएं, अदरवाइज आप कंसल्ट टू दी कंसर्न्ड पर्सन, क्योंकि इस तरह तो फिर बड़े मसाइल आगे कम मतलब बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और देखिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी अपने तौर पे चेक करती रहती है और ये अपलोड भी करते रहते हैं। और जब भी कभी कोई इस तरह की बात आए तो आप उसको पंजाब फूड अथॉरिटी को, जैसे इनके भी इल्म में आया, क्योंकि इतना ज़्यादा हिजान फैल गया था, इन्होंने भी चेक करके इन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव रिबटल दे दिया, तो उसके बाद लोगों को उस पर मुतमिन हो जाना चाहिए। राइट। चलें, ये कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, लेकिन अब हम ब्यूटी सेगमेंट अपना ऐड करते हैं। माहम गोल ब्यूटी एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वहाँ हमें बताएं, ईद आ रही है, क्या फ़ैशन ट्रेंड्स हैं, गर्मियाँ भी हैं, फिर ईद भी है, तो कैसे लड़कियाँ जो हैं ईद पर तैयारी करें? देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाज़ारों में उसकी वजह से रश भी बहुत है और ईद के कपड़े भी बनाने। मैं तो यही चाहती हूँ कि अपने कंफर्ट को पहले मद्देनज़र रखें। मतलब फ़ैशन एक अलग है चीज़ है, आप कंफर्ट को देखते हुए भी फ़ैशन आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे लॉन चल रही है तो लॉन में भी आप कई वेरिएंट्स कर सकते हैं। मतलब जैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने लॉन के कपड़ों को ही रखते हुए आगे गोटे का काम, हल्का सा कुछ बटन्स, कुछ लाइट वेट, हाँ, जैसे चिकनकारी है, इस तरह से आप करके तो अपने कंफर्ट में रह के भी आप फैशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी साइड पे जाएं और अपने आप को भी अनकंफर्टेबल करें, और क्योंकि नॉट एवरीवेयर द एयर कंडीशनर इज यानी कि जिसको जो इजी लगे वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से जो कैरी कर सकते हैं उसको सूटेबल तरीके से अडॉप्ट करें। आप मुझे बताएं, मेकअप ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, आजकल क्या मेकअप ट्रेंड्स हैं, स्पेशली बकरा ईद पर, इस मौसम में?
देखिए मेकअप अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है। वैसे तो मतलब हर तरफ ही मेकअप वीडियोस बन रही हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात की जाए तो अब लोग बहुत ज़्यादा नो मेकअप की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर डू, इवन ब्राइड्स भी अब चाहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर ना, जिस तरह वो प्लस्तर किया होता है उस तरह से ना किया जाए, लाइक स्किन लगनी चाहिए। और जो अच्छी बात है, जो अभी चेंज आया है वो ये आया है कि लोग अपने कलर में रहना चाह रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि बहुत वाइट जिस तरह हो जाते थे Right. उस तरह नहीं, ओवरडू। और फिर आप जब आप इवन आप अगर प्रोफेशनल फोटोज भी लेते हैं ना तो वो फ्लैशबैक होता है मेकअप, यानी कि आप अपने रंग जो अल्लाह ताला ने आपका कुदरती एक बनाया है, आप उससे जब निकलते हैं बाहर तो वो कैमरा भी कैच कर लेता है, फिर तो वो ना आपकी पिक्चर्स अच्छी आती हैं ना कुछ और, तो फिर बेहतर है अपने रंग में योरसेल्फ जेन्युइन। आपका जो कलर टोन है वो आपकी सबसे बेस्ट कलर टोन होती है और इसी के हिसाब से आप हल्का सा नो मेकअप लुक। और समर में है कि फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश कलर्स की तरफ लोग जाते हैं। जी और जी अगर आपने अपने मोबाइल में फेस रिकग्निशन लगाई है तो वो भी पहचानने से जी, वैसे ये वाकई होता है। अच्छा माम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टीन स्टूडेंट्स स्पेशली उनको किस तरह से मेकअप अडॉप्ट करना चाहिए? लेकिन आजकल तो बच्चियाँ छोटी छोटी भी लिपस्टिक्स और इतना हैवी मेकअप करके ईद पे निकली होती हैं, या जनरली भी अगर हम बात करें तो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना टीनेजर्स में अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर वेस्ट से आप उसको करें, क्योंकि मैं काफ़ी साल कनाडा रही हूँ तो मेरी बेटी मुझे अक्सर बताती है कि मामा इन माई क्लास गर्ल्स वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन केयर। यहाँ पे मेकअप पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, स्किन को इग्नोर किए जाते हैं, जबकि स्किन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप मेकअप जितना मर्जी लगा लें, ऊपर फ़ायदा कोई नहीं है। तो बच्चियों की इतनी स्किन ख़राब है, पोर्स ओपन है, उनके वो मलाजमा हुआ है, तो जो अभी स्किन केयर में और जो अभी नॉर्मली जो बच्चियों में जो ट्रेंड थोड़ा सा होना चाहिए और कुछ लोग कर भी रहे हैं वो ये है कि टिंटेड मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जिनमें SPF होता है, जो आपका सन से डैमेज को भी रोकता है। SPF प्रोटेक्शन विद इन द टिंटेड मॉइस्चराइजर, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो एशियन स्किन है उसमें एवरी इंच देयर इज अ डिस्कलरेशन ना, तो हमारी एक जैसी स्किन नहीं है, जैसे बाहर जो वेस्ट में एक ही स्किन टोन में है, तो हमारे यहाँ कलर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, हमें थोड़ा सा रंग चाहिए ही चाहिए। तो वो अगर आपको स्किन केयर भी चाहिए और अगर आपको थोड़ी सी कवरेज भी चाहिए तो बेटर कि आप फाउंडेशन के बजाय आप SPF वाला टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें फॉर कॉलेज गर्ल, जैसे आपने पूछा, एवरी डे, जिसमें विटामिन E भी होता है। बहुत कितना होना चाहिए SPF? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं जी जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी सन प्रोटेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन 50, 60 एंड 100। तो हमारे मेरा ख्याल है 50 SPF भी इज़ इनफ। 50 above is fine। पाकिस्तान में 60 स्पोर्ट्स वाले 60 चले कर लें, जो बहुत ज़्यादा बैडमिंटन और जैसा लड़कियां खेलती हैं। 50 SPF इज़ गुड, 50 SPF कर लें, क्योंकि सन, बहुत बच्चे यहाँ पे इवन लड़कियां बिल्कुल सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती, सनस्क्रीन जो भी, तो वो आपका UVA UVB से प्रोटेक्ट आपको करता है। सन डैमेज जब होता है आपके तो आपके छाइयाँ बन जाती हैं। राइट, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है ना, जैसे राबिया हम भी नोटिस करते हैं कि SPF यूजुअली 30 इज़ द बेसिक अवेलेबल। Yes, exactly, हाँ जी। 50 या 60 80 वाले 30 इज गुड टू, एटलीस्ट आप कुछ तो ले रहे हैं ना, कुछ तो आप ले रहे हैं, वरना आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मर्द हजरात भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। आदमियों को भी आप देखें ना, यहाँ पे छाइयाँ अक्सर बनी होती हैं। SPF तो मतलब बच्चों को आप लगा के भेजें ना, उसमें भी काफ़ी इकसाम होती है, जैसे मिनरल होता है कईयों की, उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। इट शुड बी ऑक्सीबेंजोन फ्री, पैराबेंस फ्री, राइट, ठीक है, वो उसमें आपने देखना होता है, क्योंकि हर बंदा ही बनाए चला जा रहा है ना। आप देखिए प्रोडक्ट के बाहर तो लिखा है, वाकई अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद भी होते हैं। और जैसे मर्द हजरात है उनके लिए वाइट कास्ट नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि कई दफा आप लगाते हैं ना एक वाइट सी लेयर आ जाती है, वो फिर पता चलती है कि वो आदमी तो बुरे लगेंगे ना फिर उस तरह। तो आप वो लगाएं, तो आप स्किन बहुत जरूरी है, मर्दों के लिए भी जरूरी है इक्वली। अच्छा वहाँ अभी आप पहले नो मेकअप लुक की बात कर रही थी, तो नो मेकअप लुक जरा व्यूअर्स को हमारे समझा दें क्या होती है। नो मेकअप लुक में भी इतनी मेकअप लुक आ जाती है कि नो मेकअप लुक ही डैमेज हो जाता है, और समटाइम्स उनको लगता है कि नो मेकअप इज एक्चुअली नो मेकअप। नहीं, बताइए कि बेसिकली नो मेकअप क्या होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली नो मेकअप इज द मोस्ट डिफिकल्ट लुक टू अचीव। हाउ आई एक्सप्लेन यू। उसमें ये होता है कि आप खूबसूरत भी लगें और मेकअप लगा हुआ भी ना लगे। तो ये दोनों चीजें अचीव करना ना सिर्फ एक स्किलफुल बंदे के पास होती है चीज, क्योंकि थोपना बहुत आसान है। राइट। अक्सर ब्राइड्स मुझे कॉल करती हैं, वो कहती हैं हमें आप बहुत कम, हम इतना लो बजट कर लें और नो मेकअप लुक है। उनको ये समझ में नहीं आती कि ये बहुत मुश्किल है नो मेकअप लुक अचीव करना, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शंस को आपने एक मिसाल में अक्सर मैं अपने कई TV प्रोग्राम्स में दे चुकी हूँ कि जब आप कपड़ा रफू करवाते हैं
तो आप रफू घर से क्या कहते हैं कि वो रफू पैवन उसको रफू करे लेकिन वो रफू लगा हुआ भी नजर ना आए, तो उसमें कारीगरी पे है ना कि वो इस तरह। लेकिन हम मेकअप के मामले में वो कपड़े और उसकी मिसाल नहीं लेते, हम कहते हैं हमें इतना लगाएं कि हमें वो पपड़ियां बनी हुई और तरेड़ें पड़ी हुई हो, हमें पता चलना चाहिए कि Powder से वो look आ चंक्स जाए उतर और- रहे हैं। Yeah, right. और अपनी ना हम एज देखते हैं, ना हम इवन शादियों पे भी खवातीन ना वो देखती हैं कि एक कैरेक्टर है आपका, एक सोफिस्टिकेशन है, बस थोपना इतना ज़रूरी बन गया हुआ है ना। बच्चियों को भी थोपा हुआ होता है, वो बच्चियाँ आंटियाँ लग रही होती हैं, मतलब आप एज अप्रोप्रिएट मेकअप करें। राइट। अब जैसे हम बात करते हैं ईद की या किसी शादी की या सेलिब्रेशंस की, यहाँ पे तो इस वक्त बकरा ईद की भी बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि ये बताएं ईद के दिनों में सुबह अगर आपका कोई और फंक्शन है, दोपहर को शाम को कोई और फंक्शन है, तो सुबह के हिसाब से कैसा मेकअप होना चाहिए ईद के दिनों में, और शाम को और रात की दावतों के लिए किस तरह का होना चाहिए? यानी पहला जो है बकरे और कसाई की मुनासबत से हो, दूसरा मेहमानों के हिसाब से हो, अगले दिन का अपने मेके के हिसाब से हो, वो बताना है। और राइट, यानी कि आपको मालूम है कि जो मैरिड है वो पहला दिन ससुराल में गुजारेंगी, सेकंड डे मायके जाएंगी। दूसरा मायके। नाइस। अगेन ये फिर स्किन प्रेप से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप अपने फेशियल मॉइस्चराइजर या जो भी आप करें वो आजकल क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है तो उसके हिसाब से पहले आपने अपनी स्किन प्रेप ही ऐसे करनी है कि उसमें हमने ऐसे टोनर्स और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपके पसीने की एक्सेस को रोकें, ना कि आपने फाउंडेशन की लेयर लगा के और फिर ऊपर पाउडर लगा के पसीना नहीं रोकना होता। उसमें होता है कि आपने जो नीचे की लेयर करनी होती है वो इस तरीके से आपने करनी होती है कि ऊपर जब आप मेकअप लगाएं तो वो आपका, और फिर एक चीज़ होती है माइक्रो कंसीलिंग जो हमने बाहर पढ़ा था, उसमें ये होता है कि अब एक हमें यहाँ पे अगर एक छाई बनी हुई है तो हम पूरे मुंह को वाइट कर देंगे वो एक छाई छुपाने के लिए। हम एक वो थोड़ा सा आप लेके उसको वहाँ हल्का सा टचअप करते हैं और उसके बाद आप लाइट एप्लीकेशन में चलें, वही अगेन टिंटेड मॉइस्चराइजर ले लें और अच्छा नाइस फ्रेश, जिस तरह गर्मी है तो आप बहुत प्राइमर्स भी इस्तेमाल किए जाए तो जी सही बिल्कुल। रहते हैं। प्राइमर में भी किस्में होती हैं, सिलिकॉन बेस्ड होता है प्राइमर, मॉइस्चराइजर बेस्ड होता है, उसमें फिर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो आपके पसीने और बेस्ड ऑन योर स्किन ना। ये बताइए ड्राई स्किन और जो ऑयली स्किन होती है वो किस हिसाब से ख्याल रखें, उन पे कौन से प्राइमर्स और फाउंडेशंस जो है वो यूज होती हैं? देखिए ऑयली स्किन के लिए तो एक इंग्रेडिएंट है जी नाइसिनामाइड, वो एक ये आपकी बेसिक स्किन रूटीन में भी होना चाहिए। वो आपका पोर्स को तो श्रिंक करता ही करता है, वो आपके एक्सेस ऑफ ऑयल को भी कंट्रोल करता है। फिर आपने कुछ ऐसे अब ड्राई स्किन की अगर बात करें तो कोई भी ऐसे क्लिनजर्स और टोनर्स आप ना यूज़ करें जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जैसे बहुत क्रीम बेस्ड हो गए या वो चीज़ होगी जो आपके मजीद एक्सेस को, आपकी ऑयल को, प्रोडक्शन को, वो आपके सोप्स के इंग्रेडिएंट होते हैं, आपके क्लिनजिंग के अच्छा, वहाँ अक्सर ऐसे कहा जाता है कि डे में आपको थोड़ा लाइट मेकअप करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आने वाली थी कि सुबह में आप अगेन वही बात है कि आप स्किन ही ऐसी प्रेप करें कि जो आप एक ही दफ़ा मेकअप करें वो आपका हिले ही ना। अगर आप बहुत ज़्यादा ही सुबह सुबह ही आप लगा जैसे लेंगे, उन्होंने कहा कि कसाई के मुनासबत सुबह जब कुर्बानी है तो आप उसके हिसाब से मेकअप करें और रात को जब आपने दावतों के लिए अपना तैयार कर लिए खाना उसमें तो आप उसके थोड़ा हिसाब सा से ब्लश करें। क्यों राबिया जी? एनहांस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हाईलाइट ऐड कर सकते हैं रात के लिए। दिन के लिए आप उसको मिनिमल एप्लीकेशन रख लें और बेहतर अगेन वही बात कि अच्छा मेकअप फिक्सर लगा लें, यूज़ कर लें जिससे आपका मेकअप इंटैक्ट रहे। राबिया का भी मेरे ख्याल से कंसर्न यही है क्योंकि इसकी भी बहुत से मेरे ख्याल से प्लान्स हैं बकरा ईद के। क्यों अक्सर राबिया? कहा जाता है कि स्मोकी मेकअप, जरा रेड लिपस्टिक और इस तरह से, तो क्या करना चाहिए आप बताएं? अच्छा, जैसे आपने स्मोकी मेकअप की बात की, अगेन वही बात है कि यहाँ पे लोगों को ना उतना अवेयरनेस नहीं होती। आई शेप भी देखनी बहुत जरूरी होती है। कुछ आईज होती हैं जो सनकन आईज होती हैं, जो अंदर की तरफ होती हैं। मोहसिन साहब बहुत हंस रहे हैं, आप लोगों की कुछ तैयारियां होती हैं इस तरह से? आप लोगों की तो मुझे लगता है नाम भी नहीं सुने होंगे जो मैम कब से ले रही हैं। नहीं, हमारी तैयारी सिर्फ इतनी होती है कि हमने पैसे देने हैं। क्या तैयारी हो? अच्छा मतलब आपकी क्या तैयारी होती है ईद पे? ये सही कह रहे हैं। देनी तौर पे चलिए तैयार हम होना यही से होता है। कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूंगी पहले मैं इनकी तैयारी भी इतने सुनूं। पैसे हमें देने पड़ने हैं। लेकिन वो पैसे सही पार्लर जगह पे दें। कितने पैसे देने हैं बीवी को? ये तो और क्या, अच्छा यानी कि उसको इसकी पहले जरूरत shopping ही ना आए करना है, पार्लर की, shopping अगर करना ये है, किसी उसके awareness पैसे उसके देने लिए पार्लर बेचारा की। सारा कुछ खरीद के देना है ना पहले। अच्छा नहीं, अपने लिए कोई तैयारी नहीं, बस हम तो कपड़े। सादे लोग होते हैं। तो आप उनको इनकरेज करें ना कि वो मेकअप क्लास ले लेकिन लें आप ताकि मेकअप आपको पर्सन हैं। स्पेंड ना करना पड़े एक्स्ट्रा। आप ऑन सेट तो करते होंगे मेकअप, राइट? हाँ, वो तो तो ज़्यादा अपनी चैनल स्किन वाले का करा ख्याल देते कैसे हैं। रखते हैं फिर आप ये बताइए नाजरीन को। मेरे लिए तो मैं सन ब्लॉक जरूर लगाता हूँ, अच्छा बहुत अच्छी उसके बात। बगैर नहीं निकलता, वो कोशिश करता हूँ। SPF कितना होता है आपके सन ब्लॉक पे? मेरा ख्याल है अभी मैंने अभी चेंज किया है क्योंकि पहले वाला जो था वो मुझे ऐसे लगता था कि जब ज़्यादा वो मुझे उसमें से White cast हो हाँ, जाता। white सा वो हो जाता वही था मैंने अभी बोला ना कि मैंने वो आप उसको देख change लें किया। white अभी मेरे cast वो ना जो दोस्त Water हैं based स्किन ले लें आप। स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक दूसरा दिया है,
वो एक जेल की तरह का है और वो water based होगा, water based वही है। बेहतर होता है, स्किन पे महसूस भी नहीं होता और प्रोटेक्शन भी Light ठीक weight कर है। रहा है। ब्लू मैं उसमें कलर की ज़्यादा तो बॉटल नहीं comfortable है, हूँ। ब्लू कलर की हाँ, ब्लू और वाइट हाँ जी, वो एक्वा का होगा। हाँ जी। एक्वा का है। इट्स चाइना मेड समवेयर, सर आप भी यूज करते हैं? ठीक ठीक। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जो है ना बात सुन के इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, और मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि वन शुड लिव क्लोज टू नेचर एज मच एज वन कैन लिव। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, और उसमें अगर मेरे से पूछें स्किन को अच्छा रखने के लिए तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। Right. आप खीरा का, कुकम्बर का इस्तेमाल कीजिए, Seeds also. सीड्स लीजिए आप, अंदर से खूबसूरत होता है। जो है ना, आप अभी तरबूज की बात हो रही थी, आप आड़ू खाएं, आप आयरन Right. की डेफिशिएंसी को, खवातीन को मैं फ्रैंकली टेलिंग कि हमारी 53% खवातीन आयरन की कमी का शिकार हैं। 73% खवातीन ऐसी हैं जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। Right. 39% खवातीन जो हैं वो ऐसी हैं जो कि विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। अब आप जो है अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले आएँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और स्किन भी अच्छी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि मौसमी फल जो होते हैं वो तो एक तोहफा है कुदरत का और आपको उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। लेकिन मेकअप लवर्स और कहाँ फल की देखिए, अभी फल की बारे आपने में ना- उन्होंने भाभी को पैगाम दिया है indirectly। जी जी। नहीं, उधर अभी पैसे आपने नहीं खर्च मुझसे करने। जैसे अभी बिल्कुल। अभी मुझसे मेकअप के हवाले से पूछा ना, तो मैं ज़्यादा आज बात इसी टॉपिक पे करने वाली थी, लेकिन क्योंकि जो सवाल की मुनासबत से मैंने जवाब देना था, देखें सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी डाइट में ना सीड्स ऐड किए हैं। कौन-कौन से seeds हैं? सीड्स मैं आपको बताती हूँ, 5-6 सीड्स ऐसे हैं जो कि हमें लोगों को पता ही नहीं है। सीड डाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव डाइट फॉर इफ योर गट इज गुड। अगर You're आपका right. इंटरनल ठीक है ना, तो आपके फेस पे भी ठीक आप होगा। बिल्कुल ठीक बात करिए। जो हमारा सीड्स वाला टॉपिक है ना, ये अभी बहुत Diet जल्द वाला। नाज़रीन ने सुनना है क्योंकि ये हमने डाइट में शामिल किया जैसे है। चिया सीड्स हैं, बिल्कुल, फ्लैक्स बिल्कुल। सीड्स हैं, अलसी के बीज होते हैं, जिस तरह मेलन सीड्स हैं, फिर सनफ्लावर सीड्स हैं। चिया सीड्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड Right, चिया सीड्स में right, इतना कैल्शियम होता है, वो आपकी स्किन के लिए। फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक ये सब आपके। मुझे बताइए हेयर स्टाइल्स कौन से रखने चाहिए आपको गर्मियों में, स्पेशली ईद के दिनों में, बकरा ईद की बात जब मैं अगर करती मुझसे हूँ, पूछे, again। मैं तो जूड़ा ही बनाती हूँ ऊंचा करके, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं गर्मी के, गर्मी आप के- अपने आप को इजी रखें। ठीक है, मतलब बाल बंद करके टाई करके जो काम है कुर्बानी वाला वो है भी जरा हाई एक पोनी आप और कर सकते खवातीन हैं। का अगर ज़्यादातर आपको टाइम तो trendy- किचन में गुजरता है ईद पे। अगर आपको ट्रेंडी रखना है अपने आप को, तो आप हाई पोनी कर सकते हैं, आप ऊंचा सा जूड़ा बना सकते हैं, कुछ भी। मोहसिन साहब ने बताया कि वो अपनी बीवी को पैसे देते हैं पार्लर के ईद से पहले। आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक डाइट की तरफ उनको लेके जाते हैं। ठीक है, आप अपने जो पैसे वो बचाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एक मैसेज भी था, समझ गए हम। इसी के साथ साथ हम ऐड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू माहम फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल एडवाइस एंड टिप्स फॉर ब्यूटी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट गर्मियों में बकरा ईद। Whereas we are also adding our another guest, Mr. Ali Zanjani Saab. He's an astrologer. Assalamu alaikum, sir. Welcome to मेरी सहेली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी सर, थैंक यू। सर हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के गोश्त के हवाले से तो मैं ये जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताएंगे, कुर्बानी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिल्कुल, मैं बेनिफिट्स उसके बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह आज आपका पैनल बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और एक ऐसी शख्सियत, मेरा बड़ा प्यारा भाई मोहसिन भट्टी साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनको मेरा बड़ा बादब सलाम रावलपिंडी से। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भट्टी साहब ने जैसे कहा कि भाभी को पैसे देते हैं मेकअप के लिए, भट्टी साहब वो पैसे बाद में पता चलता है कि निकल चुके हैं या आप पहले दे चुके होते हैं। जी जी भट्टी साहब बताइए। संजानी साहब तो वहां बैठ के भी जान सकते हैं कि पहले निकल गए थे या बाद में जी। ये तो हमें कई दफा आपसे पूछना पड़ता है। अल्लाह पाक जी। आपको सलामत रखे। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से ना आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जी, जी। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुर्बानी के ये जो कुर्बानी हम बेनिफिट्स है ना करते हैं, जंजानी साहब, ये जरूर इसका बताएं ताल्लुक नाज़रीन को होता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। चूंकि कुर्बानी का जो ताल्लुक है ये बेटा होता है मार्स के साथ, और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब देखें अल्लाह ने कितना प्यारा निज़ाम सेट किया है कि हम साल में एक दफा कुर्बानी करते हैं,
और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान की ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। कि इंसान गुस्से में आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कि ये एक ऐसी चीज है, मार्स चूंकि देखता है लोगों की खुदगर्जी को, ये फौरन में तैश में ले आता है, मनमौजी कर देता है, बेसब्रा कर देता है, गुस्सा, बोल्डनेस बहुत ज्यादा पैदा कर देता है। तो अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी हम सब मुसलमानों के ऊपर एक मेहरबानी है कि हम एक कुर्बानी के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर 1 साल के लिए हम लोग फिल्टर हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे पहला ये होता है कि इंसान को खुले जहन का मालिक बनाता है, इनफरादियत पसंद बनाता है, उसको एक्टिव करता है, उसको प्रैक्टिकल करता है, उसको साफ गो करता है, उसके अंदर फयाजी को पैदा करता है, पहलकारी को पैदा करता है, पुरअतमाद होने को पैदा करता है। ये सारी चीजें मार्स देखता है। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके लिए ये तमाम बेनिफिट्स उनको उनके जायचे के मुताबिक मिलते हैं। और चूंकि इसका ताल्लुक है ट्यूसडे के दिन के साथ, इस दफा कुर्बानी मंडे वाले दिन आ रही है। अगर ट्यूसडे वाले दिन होती, कुछ लोग ट्यूसडे को भी करेंगे दूसरे दिन, तो उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चूंकि एक शरी अमल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी लोगों को भी नो डाउट ये तमाम बेनिफिट जो हैं इस कुर्बानी के मिलेंगे। क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी, मार्स का ताल्लुक है फायर एलिमेंट से, कि मेजॉरिटी लोगों को कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद या तो डायरिया की शिकायत हो जाती है, या उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप इनटेक एक ऐसी चीज की कर लेते हैं जो अपने अंदर आतिशी अंसर रखता है। तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, मून का इनटेक अगर ज्यादा साथ रहेगा तो ये चीजें उसके साथ बैलेंस रहती हैं। तो मेरे नजरिए के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुर्बानी का फलसफा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब्र भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ठहराव और इस्तेहकाम को पैदा करता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल जी। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे। जी मैं एक चीज़ जंजानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि नाजरीन के भी इल्म में लाना चाहूँगा। जंजानी साहब के जो वालिद साहब हैं, सैयद इंतज़ार हुसैन जंजानी साहब, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये बताया कौम को कि जो मंगल वाले दिन जो है ये हमें खून बहाना चाहिए, ये सदका है, और उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं जो हमने मंगल और बुध का गोश्त का नागा किया हुआ है, उसकी वजह से जो कौम पे मुसीबतें आ रही हैं। जंजानी साहब ज़रा उसके बारे में भी बताइए। और ठीक बात। जो मंगल को जो इन्होंने पूरा डाटा मुरतब किया हुआ है कि मंगल को कौन कौन से बड़े वाक़यात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया है, वो मंगल को हम गोश्त खून ना बहाने की वजह से जो हुए हैं। जंजानी साहब ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। जी 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 प्लीज़। जी बिल्कुल ऐसी है, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। ऐसा है कि देखिए, पाकिस्तान जब बना था ना 1947 में, इसका रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है। अभी ये जो हम कुर्बानी करेंगे, मार्स एक ऐसा सयारा है, प्लैनेट है जो खून मांगता है, कुर्बानी मांगता है। कि अगर बकरे ज़िबा नहीं होंगे तो फिर होता क्या है, टेररिज्म बढ़ जाता है, दहशतगर्दी बढ़ जाती है, अजीब व गरीब किस्म के वाकयात होने लग पड़ते हैं। कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बड़े बड़े वाकयात हुए जिन्होंने पाकिस्तान की आने वाली हिस्ट्री को तब्दील किया है, चाहे वो पेशावर का सानिया हो, एपीएस स्कूल का, चाहे वो अभी ये 9 मई का रिसेंटली हमारा सानिया गुजरा है वो हो, या पाकिस्तान में चूंकि ये फौज को भी देखता है, आर्म फोर्सेस को भी देखता है, तो इसके अंदर अगर नहीं होता तो फौज के साथ, सियासतदानों के साथ जो है इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर मंगल वाले दिन ये जो कुर्बानी की बंदिश रहेगी, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रुक जाएगी, पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान दिन ब दिन बिला वजह जो टेररिज्म का शिकार रहता है, उस चीजों को उसको फेस करना पड़ेगा। अब आजकल जैसे क्रिकेट चल रही है, मैं क्रिकेट की आपको मिसाल दे देता हूं कि पाकिस्तान में अच्छी भली क्रिकेट चल रही थी, श्रीलंकन टीम पे अटैक होता है मंगल के दिन, वो भी मंगल का दिन था। कि पाकिस्तान से क्रिकेट का उस दिन से लेकर अब तक, अभी हम ताजे ताजे इंडिया से हारे हैं, अमेरिका से हम हारे हैं, हमारी वो दिलचस्पी खत्म हो गई क्रिकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उस एक ये मार्स की खराबी ने सारी की सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। तो एक आम पाकिस्तानी को भी चाहिए कि कुर्बानी के अलावा मंगल वाले दिन अपनी तौर के ऊपर हस्बे तौफीक खून का सदका, कुर्बानी का सदका या सुर्ख रंग की चीजों का सदका हर फर्द दे सकता है जो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान का सदका है। बिल्कुल ठीक बात की जंजानी साहब। हमारे यहाँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नागा होता है, जैसे मोहसिन भट्टी साहब ने भी ऐड किया
कि जिन दिनों में देनी चाहिए, खून बहाना चाहिए सदक़े के तौर पर, उन दिनों तो पाकिस्तान में जी। छुट्टी होती है। बुध की बात की जाए जब स्पेशली, तो ट्यूसडे मंगल और की बुध। ट्यूसडे मंगल और yes, बुध 2 दिन नागा होता ट्यूसडे है। की बात भाई की ये जाए। भट्टी साहब से फ्रिज गुजारिश आने के बाद से करूंगा तो कि भट्टी आमदन साहब की नागा आवाज़ खत्म हो चुका तो है। ये कैसे हम इसको कर सकते हैं रिवर्स, इस स्ट्रेटजी को, कि जब ट्यूसडे को छुट्टी दी जाती है? जब बकरों को भी छुट्टी होती है, उनका भी एक देखिए रिलैक्सेशन ये डे तो चल गवर्नमेंट रहा लेवल होता के है। ऊपर हो सकता है। आह, देखिए एक एक जो दिन है ना, देखिए हर दिन का ताल्लुक किसी न किसी के साथ। अब जैसे मंडे है, इसका ताल्लुक मून से है। ट्यूसडे मंगल है, मंगल का ताल्लुक मरीख से है। बुध का ताल्लुक जो है मरकरी से है। थर्सडे का ताल्लुक जुपिटर से है। फ्राइडे का ताल्लुक वीनस से है। सैटरडे का ताल्लुक सैटर्न से है। संडे का ताल्लुक सन से इसका ताल्लुक है। कि आप पाकिस्तान के अंदर भले पूरे 6 दिन नागा करें, मत खिलाएं लोगों को गोश्त, लेकिन मंगल का जो दिन है, अगर इस दिन कुर्बानी नहीं होगी, और ये वो बात है कि जो मुख्तलिफ हलकों के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है इसकी आवाज उठाई भी गई है, अवेयरनेस के हवाले से बताया भी गया है। ये अब गवर्नमेंट का काम है। हमारे जितने भी बड़े बड़े इस वक्त हुक्मरान हैं, राइट। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं या रह चुके हैं, सबके नॉलेज में ये बात है कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप देखें, एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो ये बता दे शादी कब होगी, वो ये बता दे नौकरी कब लगेगी, वो ये बता दे कि जी जादू है, उसकी कार्ड कैसे करनी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का मुल्की सतह के ऊपर ये काम भी होता है कि वो मुल्क की हद तक, इफ पाकिस्तान इज अ मैन, कि अगर पाकिस्तान एक शख्सियत होता, उसको भी मुश्किलात गुजर रही, उसकी भी कोई ना कोई रेमेडीज तो होंगी, तो ये पाकिस्तान की रेमेडी है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम महंगाई की वजह से, हम दहशतगर्दी की वजह से, हम तरक्की के ग्राफ को नीचे जाना, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो हमारा रुक जाएगा, हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हमारे सियासतदानों के जो खल्फशार हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, एग्रेशन खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स टैच देता है, गुस्सा देता है, इसीलिए तो आजकल हमारे सियासतदानों का मिजाज, अब देखें ऐन के नाम के, अब हमारे जो बानी पीटीआई हैं वो भी, उनका ताल्लुक ऐन से है। जो दूसरी पार्टी के सरबराह, उनका ताल्लुक भी मार्स से है। तो इनकी इसीलिए आपस में बनती नहीं है, आपस में सियासी इख्तलाफात जो है रहता है। बहरहाल टॉपिक आज यानी कि हमारा आप कुछ कह रहे हैं और कि था, इमरान खान उस गुस्से तरफ के निकल तेज है। गया। भट्टी साहब जी, ये बिल्कुल कॉलर तेज भी हैं। ऐड कर ले इमरान रात खान में। साहब के अंदर जिद भी पाई जाती है। उनका नाम आई जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम अनब है, इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। मेरा ज़ंजानी साहब से ये सवाल है कि मैं अक्सर आजकल रात को ख्वाब देख रही हूँ, और ख्वाब देखने के बाद अजीबोगरीब से वो ख्वाब होते हैं, और उसके बाद मेरी आंख खुलती है, उस टाइम मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होती है, मुझे घबराहट हो रही होती है। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, काइंडली मुझे बताएं। जी जी, बिल्कुल। ऐसा है कि अभी इन्होंने जो सवाल किया है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं, उन सब के साथ ये चीज हो रही है। और ये क्यों हो रही है? 6 जून को 6 ऐसे प्लैनेट्स थे, यूरेनस, जुपिटर, मरकरी, सन, मून एंड वीनस। इनका टॉरस साइन के अंदर किरान हुआ, यानी एक जगह पे ये इकट्ठे हुए हैं। और ये 15 तारीख तक ये इम्पैक्ट रहेगा कि जितने भी अफराद हैं उनको रात को सोते हुए अजीब गरीब किस्म के ख्वाब आना। अगर ख्वाब आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे, तो वो सुबह अनरेस्ट नहीं उठ रहे, क्योंकि 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी खराबी हुई, और उन्होंने हर इंसान को किसी न किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम दी। और स्पेशली नींद बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब होगी। अब मुझे नहीं पता जो इस वक्त सुन रहे हैं आप एग्री करें या ना करें, लेकिन 99% लोगों के साथ आजकल ये केस हो रहा है, खासतौर पे जून के महीने में, कि अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं। इसकी एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूं कि रात को जब आप सोएं तो अपने साथ एक पानी का ग्लास रखें, उसके ऊपर 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ लें, और सुबह जब भी सोकर उठें उस पानी को इस्तेमाल कर लें, पी लें, तो उससे ये कैफियत घबराहट वाली खत्म हो जाएगी, और अगले दिन जो आपको ख्वाब आएगा उसके अंदर बेचैनी पैदा नहीं होगी। तो ये सबके साथ हो रहा है इस ग्रैंड अलायंस, प्लैनेट के ग्रैंड अलायंस की वजह से। जी ज़ंजानी साहब, जून का महीना चल रहा है, तो जेमिनाइज के लिए 2024 कैसा होगा? जेमिनाइज वालों के लिए 2024 का साल एक सपोर्टिव साल है, क्योंकि ये बेसिकली साल है सैटर्न का, जो कि दोस्त है जेमिनाई के रूलिंग प्लैनेट मरकरी का,
और 2024 का साल आधा तो अब ऑलमोस्ट गुजरने वाला है, लेकिन जो बाकी 6 माह रह गए हैं इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 18 जुलाई के बाद से इनके लाइफ के अंदर जिन लोगों को करियर के हवाले से प्रॉब्लम है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है उनके शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। किसी वजह से हेल्थ के मसाइल चल रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। लेकिन जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए ताखीर हो सकती है। कोशिश करें कि किसी अच्छे लीगल एडवाइजर का इंतखाब करें। पैसे का ज़या होगा, जमनाए वालों के लिए पैसे का ज़या हो सकता है कि अपने पैसे का जो इस्तेमाल है वो बड़ा सोच समझ कर करें कि या तो पैसे ऐसा महसूस होगा नहीं आ रहे, और अगर आ भी रहे हैं तो खर्चा पहले से तैयार होगा। तो पैसे की हिकमत अमली बेहतर अंदाज में रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाकी के 6 माह रह गए ये बड़े अच्छे इनके गुजरेंगे। और अगला साल अगर मैं देखूं 2025 का एज कम्पेयर टू 2024 ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है जमनाए वालों के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ंजानी साहब फॉर आसिम साहब बीइंग ने पार्ट ऑफ ज़ंजानी मेरी साहब से कुछ सहेली। पूछना। जी जी ज़ंजानी साहब, ज़ाहिर है हम सब लोग पाकिस्तान के हवाले से, हम पाकिस्तान से सब लोग मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, या ओवरऑल पाकिस्तान की मतलब स्टेबिलिटी या इकॉनमी की बात की जाए तो सब ही कंसर्न्ड होते हैं। तो आप थोड़ा सा ये गाइड फरमा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होते हुए कब नज़र आ रहे हैं? ये थोड़ा सा इस पे रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल ऐसे है कि देखिए पाकिस्तान के जायचे के अंदर 28 नवंबर 2024 से सैटर्न जो कि उसके नसीब का हाकिम स्यारा है उसकी 19 ईयर्स की दशा शुरू होने जा रही है। और फ्रॉम 28 नवंबर 2024 टिल इसमें आप 19 साल मजीद ऐड कर लें। ये 19 साल पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल आने वाले हैं, ये साल जिसमें पाकिस्तान का नसीब, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के कारोबारी हलके ये ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर से पहले अभी कुछ भी चीज़ें इतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये एक आखिरी साल है जिसके अंदर आप यूं कह लेना कि जितना वर्स्ट होना था वो हो चुका है, इससे मजीद खराबी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। हम जब भी प्रेडिक्शन करते हैं कि नया साल कैसा रहेगा, मुल्की हालात कैसे रहेंगे, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस दफा कि जो हम इस साल से अगले साल में कदम रखेंगे तो हम एक अच्छे पाकिस्तान में, तामीर और तरक्की वाले पाकिस्तान में कदम रखेंगे, और हमें एक बेहतर क़यादत भी मिल रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ंजानी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली टुडे। फिर मुलाकात होगी आपसे कल इंशाल्लाह। और भी बहुत सी बातें हैं, अनएंडिंग क्वेश्चंस हैं जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, और हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है, तो जानेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बुशरा, अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से? उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यूँ तो हम जब भी बाजार में जाते हैं हमारी कोशिश होती है हमें ताज़ा गोश्त वगैरह मिले, लेकिन जब ईद उल अज़हा का मौका आता है तो इस मौके पर लोग जो हैं गोश्त को वाफर मिकदार में इकट्ठा कर देते हैं, और तकरीबन ज्यादा ना भी हो तो 6-7 महीनों तक उस गोश्त को खाते रहते हैं। तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है कि नहीं है, इस हवाले से आगाह कर। जी मोहसिन साहब। देखिए, जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें खून की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो मौसमी कसाब पे इन्हसार कर रहे होते हैं। अब जब मौसमी कसाब आएगा वो क्या करेगा कि वो जो बकरे की गले के अंदर जो रगें होती हैं वो सारी काट देता है। उसमें एक रग ऐसी होती है जो खून वाली होती है, एक सांस वाली होती है, एक रग ऐसी होती है जो दिमाग को बाकी सारे जिस्म के साथ कनेक्ट करती है और पैगाम रसानी का काम करती है। राइट। अब ये जो मौसमी कसाब है उसे नहीं पता, वो सारी रगें जब छुरी फेर देगा तो वो जिस्म का दिमाग के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जब वो राब्ता मुनक़ता हो जाएगा तो उसको पैगाम नहीं पहुंचेगा, वो तड़पना बंद कर देगा, फड़कना बंद कर देगा। जब वो तड़पेगा नहीं और फड़केगा नहीं तो खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होएगा। जब खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होएगा तो वो गोश्त के अंदर रहेगा। उसकी वजह से वो गोश्त सेहत के लिए अच्छा भी नहीं रहेगा, और वो फिर जब उसको हम फ्रीज कर लेंगे तो अगर किसी वजह से फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ गया है, लंबी लोड शेडिंग की वजह से, बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से, या उसमें कोई गर्म चीज़ आपने फ्रीज़र में रख दी है, तो उससे अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गोश्त अंदर जो पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर
बढ़ जाएगा, वो गोश्त पिघलना शुरू हो जाएगा, जमा हुआ नहीं रहेगा, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होएगी। उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से उस गोश्त को हम सेहत के लिए महफूज नहीं कह सकते मैक्सिमम हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा सकता है? देखें, असूल तो ये है कि आप उसको जल्द से जल्द कंज्यूम करें। और दूसरी बात ये है, अगर तो वो पत्थर की तरह सख्त है तो भले आप उसको कई महीने रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पत्थर की तरह सख्त होना चाहिए पैकेट। दूसरी बात यह है कि गोश्त को जब भी फ्रीज़र में रखना है तो आपने अपने घर के पोर्शन साइज के हिसाब से रखना है। सपोज आपकी छोटी फैमिली है तो आपने एक पाव गोश्त आपके घर में एक वक्त में बनता है, तो आपने एक एक पाव के पैकेट लेकिन बनाने हमारे यहाँ तो खवातीन इतने ज्यादा पैकेट्स बड़े बड़े बनाकर फ्रीजर में। हाँ, अब वो नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होगा कि वो बड़ा पैकेट निकालेंगी, उसमें से थोड़ा सा गोश्त कंज्यूम करेंगी, डीफ्रॉस्ट सारा करेंगी और बाकी दोबारा फिर रख देंगी। अब उसमें तो बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, वो अब सेहत के लिए नुकसानदेह हो गया। छोटा पैकेट बनाएंगी तो वो फौरी तौर पे उतना कंज्यूम करेंगी, बाकी को नहीं छेड़ेंगी। हाँ। और फिर उसके बाद जब भी फ्रीज करना है गोश्त को, तो इसको आपने हमेशा फ्रीजर के निचले खाने में रखना है, कभी ऊपर वाली शेल्फ में गोश्त को ना रखें। उसकी वजह यह है कि जैसे ही फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ना है तो इसमें जो खून होगा वो मेल्ट होएगा, वो टपकेगा। नीचे आपका बर्फ का प्याला पड़ा है, नीचे आइसक्रीम पड़ी है, कोई डेजर्ट पड़ी है, कुछ और पड़ा है, तो वो उसको कंटेमिनेट कर देगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात की। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, बट साहब ने किस बड़ा तरह से अच्छा- प्रिजर्व किया जाए कुर्बानी का गोश्त? देखें, बट साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से elaborate Detailed किया। उन्होंने बताया। हाँ, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि उसको प्रिजर्व करने से पहले सिरका से धोएं, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको उसको साफ सारा का करें। सारा, वो इतना ज्यादा जितना मर्जी क्वांटिटी में। जितना आपने फ्रीज करना है उससे पहले, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो पैकेट्स उसी तरह से बनाएं कि जो एक वक्त में आपने कंज्यूम कर लेना है। ये नहीं हो कि आधा पैकेट कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा से रख दिया, वो उससे जो है ना क्या होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी जब आपने उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट किया। तीसरी अहम चीज़ जो है वो ये है, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी है ना, कुर्बानी का मकसद ही शेयर करना है। ईद कुर्बान का मतलब यह है कि आप खुशी को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप उन गुरबा के अंदर जो है वो तकसीम कर रहे हैं उस गोश्त को। तो आपका जो अपना शेयर है इस्लामी हवाले से, मैं कहूँगा कि उसको भी जितना शेयर कर दें उसका उतना ही अल्लाह के नज़दीक आपको अजर मिलेगा। और कुर्बानी के गोश्त को 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए फॉर दैट मैटर कोशिश करें कि उसको मुहर्रम के आने से पहले ख़त्म कर दें। उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात रिस्क किसने देना है? 15 दिन के अंदर आप उसको खत्म कर दें, उसको 10-15 दिन के अंदर जो है ना वो ख़त्म कर दें। उसके बाद देखें एक और चीज़ वो ये है कि आप गोश्त बिल्कुल फ्रेश लेके आते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसका जायका और है, 2 दिन के बाद उसका जायका और है, 15 दिन के बाद उसका जायका और है, और उसकी जायके में भी फ़र्क आ जाता है, उसकी ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क आ जाता है। तो जो ग़िज़ाइयत उसको आपको पहले दिन मिलनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जानी है, उसका टेस्ट भी कम होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा, और ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क पड़ता जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उसको 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते तक उसको ख़त्म कर दें। अगर नहीं ख़त्म हो रहा तो फिर भी आप किसी गुरबा को बुला के उनके अंदर तकसीम कर दें, और ताकि जो ये ना हो कि 3 माह के बाद जब आप गोश्त कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी हो, उसके अंदर जो है ना इतनी लोड शेडिंग होती है, कोई इशू बन चुका हो, और आप बजाय इसके कि ग़िज़ाइयत आपको मिले, आपको कोई जो है ना पेट की बीमारी हो जाए। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। मोहसिन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, इवन जब आप खाना बना रहे होते हैं तब भी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। तो जो खावंद होते हैं अपनी बीवियों से लड़ रहे होते हैं कि क्या पूरे घर में तो आप कैसे उसको, हम स्मेल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खाने में भी स्मेल आ रही है, खावन कहते हैं भाई जनाब राबिया के खाने में भी स्मेल है, तुमने सही तरह बनाया नहीं है, क्या इसका क्या तरीका है? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वो जो खावंद कह रहे होते हैं ना, ये कसूर भी उन्हीं का ही होता है। इन्होंने सही तरह कसाब से नहीं करवाया। कसाब जी, सही नहीं लेके आए। जब कसाब ठीक नहीं होगा और खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होगा, ये स्मेल खून की है जिससे आपने बात की। जी, आप देखें कि आप बाजार से जो गोश्त लेके आते हैं उसमें से वो स्मेल क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्रोफेशनल कसाब हैं, उन्होंने उसको सही तरह उसको खून ड्रेन आउट किया हुआ है, तो इसलिए उसमें वो स्मेल नहीं है। तो यहाँ पे आपने अगर कसाब ठीक नहीं चुना तो खावन साहब को ये हक भी नहीं है कि वो ये वाली बातें करें। उसके बाद ये है कि आप ये भी कोशिश करें कि अगर आप 2-3 हमसाए मिलके एक कसाब को बुक कर लें,
अब उसमें क्या करें कि वो इसको छुरी फेरे बकरे को और इसकी खाल उतार के इसको लटका दे और उसके बाद हमसाये का गोश्त करने चला जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरे हमसाये करे, फिर वापस पहले की तरफ आ जाए। उस वक्त तक पहले वाला जो गोश्त है उसका खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट हो चुका होगा, उसको अच्छी तरह कर ले। मतलब आप इतने सॉरी मैं आपकी बात के अंदर ऐड करूंगी कुछ कि कुछ लोग आधे घंटे में फारिग हो जाते कुर्बानी करके। हमें ऐसा जल्दी नहीं बड़ी करना होती चाहिए। है, सुबह से खाया कुछ नहीं होता, हम कहते हैं हम यही गोश्त आएगा, इसी की कलेजी हमने खानी है। तो अब उस चक्कर में हम उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो हमें ये जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी जो बहनें हैं जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, उस दिन क्या होगा, उस दिन ईद वाले दिन इनकी जिम्मेदारी है कि ये फौरी तौर पे जैसे गोश्त तैयार हो जाए उसको रूम टेम्परेचर से हटाएं, उसको फौरी तौर पे जो देना है वो उनको पहुंचाएं, बिल्कुल और सही जो बात की फ्रिज आपने। में रखना है, फ्रीजर में रखना है, उसको फ्रिज और फ्रीजर में रखें। कितने हिस्से होते हैं यानी- कुर्बानी के गोश्त हाँ। ये बताइए। तीन हिस्से होते हैं ना, एक आपका अपना है, एक रिश्तेदारों का और एक मसाकीन का है। अब उसमें कोशिश करें कि आप अपना हिस्सा भी काम कर लें। जैसे डीजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप वो लोग हैं कि जो ब्लेस्ड हैं तो ही आज कुर्बानी कर रहे हैं ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि कुर्बानी करके उसको हैंग करना बहुत जरूरी है। खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट Drain करना out बड़ा होना जरूरी है। वो हैंग करें उसको, ज्यादा देर के लिए हैंग करें, और फिर उसके बाद जब गोश्त तैयार हो तो फिर उसको ज्यादा देर आपने खुली हवा में नहीं रखना। जब गोश्त आपका पीसेस तैयार हो गए हैं, पीसेस राइट? तैयार हो गए हैं तो जिनको देना है उनको दें ताकि वो उसको कंज्यूम करें या उसको फ्रीज करें। ठीक। लेकिन ये जो होता है कि इन ट्रांजिट काफी देर गोश्त रहता है। हमने एक गाड़ी में रखा है और हमारा एक रिश्तेदार वो शहर के उस कॉर्नर पे एक उधर है, हमने उधर Right. देने जाना है, तो वहां पे भी गोश्त खराब अच्छा, होता है। ये तो हम उसकी क्वालिटी खराब बात होती कर रहे है। हैं बकरों की, तो जो गायें करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, गोश्त का क्राइटेरिया वही है, गाय का भी के साथ भी यही है। गाय को तो आम कसाब, ये जो मौसमी कसाब है वो भी नहीं संभाल सकते क्योंकि वो बड़ा जानवर है। यानी कि आप यही कह रहे हैं ना कि मौसमी कसाब से हम अवॉइड करें, जो परफेक्शनिस्ट प्रोफेशनल कसाब है उन्हीं को आप रजू करें जी। जो आप पूरा साल इस्तेमाल हाँ, करते क्योंकि गाय को आम मौसमी कसाब हैंडल ही नहीं कर सकता। उसको तो गिराना ही एक आर्ट है कि उसको छुरी फेरने के लिए पहले लिटाना है। तो वो इतना सेहतमंद ताकतवर है, वो तो 2-3 बंदों से मिलकर भी नहीं गिराया जाता जी। राइट, बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं यही चाहूंगी कि नाजरीन आप भी आंखें खोलें और आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि देखिए स्मेल क्यों आ रही है। स्मेल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और आपका अक्सर दिल ख़राब हो जाता है और आपको स्मेल नहीं पसंद होती। तो आप देखिए कि आप लोगों ने क्या कुर्बानी ठीक तरीके से की। कुर्बानी करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर और तरीका है जो मोहसिन साहब ने भी बताया, फूड अथॉरिटी साहब ने भी बताया कि इसको तरीके से करें। ब्लड का ड्रेन आउट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी उंगली पे कट लगता है और अगर आप अपनी उंगली भी न धोए तो थोड़ी देर बाद आपको उस ब्लड की भी स्मेल आएगी। तो ब्लड तो कुर्बानी की तो जान यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हम कुर्बानी ठीक तरीके से करेंगे तो पकाते वक्त भी स्मेल नहीं नहीं आएगी? आएगी। आपको गोश्त ज्यादा मजा देगा क्योंकि वो बहुत सेहतमंद जानवर होता है। तो इसलिए अगर आप उसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, आप याद रखें कि कुर्बानी वाले दिन का चीफ गेस्ट कसाब होता है। राइट, और उसका इंतखाब करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने किस तरह से करना है, बड़े लॉजिकल तरीके से केयरफुल होकर करें क्योंकि उसने आपकी कुर्बानी के गोश्त को डील करना है। और अपने फ्रिज में जो आप लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने फ्रीज कर देते हैं गोश्त, उससे प्लीज़ अवॉइड करें। अगले 15 दिन तक आप अपना गोश्त इस्तेमाल कर लें और अगर आपका रह जाए तो उसको मत इस्तेमाल करें, उसको आप गरीबों में बांट दें। असम साहब, पके हुए गोश्त को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है? देखिए, पके हुए गोश्त को करना भी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो लाइट का बार बार जाना, दूसरा ये है कि जब आप उसको जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना ओवन के अंदर गर्म करके, उससे उसकी जो है वो ग़िज़ाइयत अफेक्ट हो जाती है। वो बेसिकली कोशिश ये करें, आप देखें कि आपने रात को एक खाना पकाया, रात को उसका टेस्ट जी प्लीज़ कंटिन्यू और था, सुबह जब आपने दोबारा से उसको गर्म करके खाया तो उसका टेस्ट और था, अगर दोपहर को दोबारा तीसरी दफ़ा उसको खाया तो उसका टेस्ट और हो था। जाएगा। तो बेहतर ये है कि उसको एज़ फार एज़ पॉसिबल एक ही टाइम में कंज्यूम कर लिया जाए। लेकिन अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है तो हाफ कुक करके उसको जो है ना वो स्टोर कर दें। बारबेक्यू कितनी जल्दी कर लेना चाहिए? ठीक, बारबेक्यू के हवाले से भी यही जो है ना, जो अदरवाइज गोश्त के हवाले से बारबेक्यू ये है क्योंकि आपने बेसिकली बाज़ औक़ात उसको मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए रखना होता है और फिर आपने नॉर्मली बारबेक्यू जो है ना वो रात के टाइम पे किया जाता है। तो वो मैरिनेशन के दरमियान में और उसकी मतलब जो कुकिंग के दरमियान में ज़्यादा जो है ना वो गैप नहीं होना चाहिए।
चाहिए। नहीं आना चाहिए। मोहसिन साहब आप क्या कहेंगे, पके हुए गोश्त को प्रिजर्व करना चाहिए? देखिए हमारे पास दो तरह के खाने बनते हैं मोस्टली, या तो सालन बनेगा, जी। ठीक, जो बारबेक्यू है ये तो फ्रेश खाया जाता है, इसको फ्रीज नहीं किया जाता। बहुत कम लोग होंगे जो शायद को थोड़ा बहुत बचे तो उसको अगले दिन ले जाएंगे, नहीं तो वो गरम गरम बन के आ रहा है, साथ साथ खा रहे हैं और बताते हुए मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन इंतजार बस कीजिए, 5 दिन रह गए, इंतजार करें, कोई मसला नहीं है। तो दूसरा ये है, अब उसके बाद हमारे पास सालन होता जी। है जो हम फ्रीज करते हैं। चावल नहीं करने चाहिए। चावल जो है, चावल तो आप ओवरनाइट भी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि चावल जो है इनमें आजकल का जो मौसम है, जितना ज़्यादा इस वक्त गर्मी है और हबस भी बढ़ जाएगा, तो इस मौसम में चावल चूंकि वैसे ही पानी की फसल है, चावल सबसे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। इसलिए चावल हमेशा उतने बनाएं कि जो आपने वन टाइम आपका एक दफ़ा खाने के टाइम पे इस्तेमाल हो जाए, उसको अगले दिन ना लेके जाएं। इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आ जाएं जो सालन है, सालन को भी कोशिश करें कि आप एक रात के लिए तो चलें रख लें, लंबी देर के लिए उसको फ्रीज़र में ना रखें। अब देखें कि जो लोग जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की मसाले हमें दे देंगे कि उनका खाना है, तो वो हमने कई कई महीने उसकी लाइफ होती है, तो हम भी इसको फ्रीज़र में रखें, तो क्यों नहीं रख सकते? भाई बात यह है कि एक तो उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं और वो ड्राई है, और प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, दूसरा वो टिन पैक है, वो एयर टाइट है, उसके अच्छा, अंदर कोई फ्रीज किया हुआ खाना दोबारा गर्म करके दोबारा फ्रीज किया जा सकता है? नहीं, जब आपने उसको करना है, डिफ्रॉस्ट करना है, तो उसके बाद उसको फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना। आपने अगर गोश्त को अगर आपने बड़ा पैकेट गलती से बना लिया है, तो उसको आप डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर दोबारा अगर रखना है तो पका के रखना है। अब वैसे रखेंगी तो वो खराब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया मार दें। फिर दूसरा ये है कि आपके पास सिर्फ अपने घर का गोश्त नहीं है, आपके अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी तो आया है ना, जिनकी तरफ आपने भेजा था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रेड्स का, मुख्तलिफ एज के जानवरों का गोश्त है, उनको इकट्ठा ना करें। अच्छा, रान जो रखते हैं लोग जी, उसको कैसे रखा जाए, कवर करके, या वो लोग कुछ ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं? मैं तो रान जो होती देखिए, है, अगर तो कुर्बानी के गोश्त की बात है तो रान उसमें नहीं होनी चाहिए। फ्रैंकली जब आप गोश्त करें, कि साहब आपका गोश्त कर रहा हो, तो वो सबको जो है ना उसके छोटे पीस करके, बोटियाँ उसकी करके, तो सबको इकट्ठा करें, फिर उसके बाद 3 डेरियाँ लगाएं। देखें, ये कुर्बानी है, ये नहीं है कि आपने जो है ना, मुझे याद है कुछ टाइम पहले किसी घर में रान आई, वाले साहब ने कहा कि इसको जो है ना काट के कर दे, मोहल्लेदारों में तकसीम कर दें। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। रान को जो है ना अपने लिए रख लेना, तो ये कुर्बानी तो ना हुई। बल्कि ईद के मौके पे तो रान डिप्लोमेसी चलती है। रान आपको पता है, वो आपके ताए और चाचे ने रान अपने अफसरों को भेजी जाती है, रान सियासतदानों को, लीडरों को भेजी जाती है। रान तो एक वो है, जैसे कहते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड वो कुछ होता है उसके पीछे, लेकिन टोकन ऑफ लव माना जाता है कि अगर रान भेजी है तो ये बहुत प्यार करता है। सीरी को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो भी तो होती है बेचारी। सीरी को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाँ वो आमतौर पे सीरी पाई जो है ना, अमूमन वो भी बनते हैं, किसी मदरसे को भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने, लेकिन सीरी पाई ये बड़ा जलाने गलत पर हमारा ट्रेंड है, ये भी बड़ा गलत ट्रेंड है कि हमने अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छी चीज रखनी है और अल्लाह के हिस्से के लिए देनी है, अल्लाह के नाम पे देनी है, वो माड़ी चीज देनी है। अच्छा, रान जो है इस्तेमाल भी नहीं होती, अक्सर नजर आती है परी हुई रान जो है, वो पता नहीं फिर कब इस्तेमाल होती है। अच्छा, आज की खबर है कि पाबंदी लगा दी गई है रान और सीरी पर, उसको जलाने पर, सीरी पाई जलाने पर और रान के जलाने पर, रान को तो जलाया नहीं, सॉरी, सीरी पाई के जलाने पर वो हर साल लगती है। अच्छा, वो हर साल लगती है क्योंकि इसकी स्मेल होती है, स्मेल बहुत इतना ज्यादा इसको जलाया जाता है, बेसिकली इसके बाल जलाए जाते हैं। अब उसकी वजह से सारी एनवायरनमेंट हमारी पोल्यूट हो जाती है, तो ये हर साल लगती है और फिर भी चोरी छुपे ये लेकिन काम आप घर में तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने एक पकवान में आपने बनाना है, तो जाहिर उसकी सफाई और सुथराई के लिए एक जरूरी है एक्शन, ये जरूरी है। लेकिन मैं जब सोचती हूँ अगेन रान के बारे में, तो ये रान की जो लड़ाई है, ये मुझे लग रहा है आपको रान बहुत पसंद है, आप वहीं पे अटक गई। मुझे इतनी पसंद है कि बस मैं देख के दूर से कहूँगी हाँ जी मुझे पसंद है, दैट्स इट। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो परी हो फ्रिज में और 2-2 3-3 महीने लग जाए। मेरी कोशिश है, नाजरीन को भी यही पैगाम में पहुंचाना चाहूंगी कि देखिए जनाब, हमारी कोशिश है कि मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से वो तमाम बातें करें जो आपने सुनी है या नहीं सुनी कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, लेकिन हम आपके मसाइल का हल निकाल रहे हैं। कुर्बानी की गोश्त की बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह देखा जाए, किस तरह रखा जाए, फ्रीज़ कैसे किया जाए, और तो और जब हम फ्रोज़न गोश्त की बात करते हैं
उसको गलाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए देखें कि जब हम ये वाला जो कुर्बानी गोश्त जब ज़्यादा देर रखा जाएगा, जैसे अभी डीजी साहब ने बात की, तो उसका टेक्सचर ही वैसा नहीं रह जाता, वो गोश्त सख्त हो जाता है, वो जूसी नहीं रहता, उसका वो टेस्ट ही नहीं रहता, उसकी वो ग़िज़ाइयत और अफादियत ही नहीं रहती। राइट। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा देर उसको ना रखें, नहीं तो वो नहीं गलना। लोगों की दाल नहीं गलती, यहाँ पे आपकी रान भी नहीं गलनी। राइट। तो आपने उसमें ये करना है, अगर कोई ऐसा हो तो फिर उसमें आप कोई इस तरह के केमिकल्स ना डालें। उसके लिए फिर नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, ये उसमें डाले जाते हैं, ये उसको अच्छा गला देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप उसमें डालें, नेचुरल। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो हैं वो बड़ा अच्छा जानती हैं, तो वो उसमें इस तरह की टिप्स यूज़ करें। लेकिन ये जो ऐसे केमिकल्स होते हैं या उसको ऐसे प्रेशर में गलाना होता है, वो चीज़ वो बनती नहीं है, और वो टेस्ट वैसा, वो टेक्सचर नहीं रहता। चले अब एंड पर हमारा एक कन्फेशन टाइम है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग कितने कितने महीने गोश्त चलाते हैं? कन्फेस करें आज। देखें, मेरा जो है ना, नॉर्मली हमारे घर में तो हमने ईद करनी होती है गांव में। अच्छा। और कोशिश होती है कि वहीं पर ही सारा गोश्त बांट दें, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से लाहौर से को है 300-350 किलोमीटर। वो लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें से ना वो खून निकलता है, गाड़ी में से स्मेल ही नहीं जाती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तो वहीं पे ही अम्मी को कहूँ कि मेरे वाला हिस्सा तो यहीं पे ही दे दें। ठीक। तो लेकिन यहाँ पे जब लाहौर आते हैं तो वो रान डिप्लोमेसी के तहत कुछ रानें आ जाती हैं, यानी कि आपको भी मिलती है रानी एज अ टॉकर ऑफ लव। वो ये है कि उसके लिए फिर ये होता है कि उसको फिर हम तो कोशिश करते हैं कि अगले ही दिनों में कोई ना कोई ऐसा कोई गेट टुगेदर रखें और उसको अच्छा सा रोस्ट करवा लें, क्योंकि रान रोस्ट ईद के दिनों में ही सहूलत अवेलेबल होती है, उसके अलावा रेस्टोरेंट फिर करके नहीं देते, और घर पे वैसी होनी नहीं। और देखिए छुट्टियां भी होती है, आप फ्री हैं, आप इंजॉय करें, और उसी वक्त इस गोश्त का मजा भी आता है उसको कंज्यूम करने का। आप डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जाने की आप अपना बड़े शरीफ आदमी है, और फूड अथॉरिटी के डीजी अभी लगे हैं ये, और पहली ईद है। पहली ईद है पहली ईद है जी आपके एज अ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। मैं बिल्कुल कन्फेस इस बात को करता हूँ कि हम मुहर्रम से पहले उसको ख़त्म कर देते हैं, और मैं यही सबको रिक्वेस्ट भी करूँगा, कोशिश करें कि मुहर्रम से पहले उसको ख़त्म कर दें। और आपके साथ भी रान डिप्लोमेसी होती है या लोग आपके साथ करते हैं? मैंने वो आपसे एक वाकया जो है ना शेयर किया है कि इस वक्त हो जाती है समटाइम्स, ठीक है, लेकिन मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो हमसायों को, किसी दोस्तों आप पंजाब फूड डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली कोई काम निकलवाना तो किसी ने, या अपने किसी वो जैसे कहते हैं ना, आपको रान जाती हो, सीढ़ी पर भी जाते होंगे, कुछ भी जा सकता है, राने तो सबसे पहले जाएंगी ना। सीढ़ी पर कोई नहीं भेजता, लेकिन सीढ़ी पर सब घर में ही रखते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन नॉर्मली चूंकि डीजी साहब बड़े अपराइट आदमी हैं, तो इस तरह ये किसी को इस तरह का फ्री करते ही नहीं। लेकिन रान आप तक जब पहुंच जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता होगा कॉम्पनसेट। मैडम फिर आप बदले में क्या देते हैं? रान देते हैं। आके जो है ना दावत करेंगे। ठीक है। बुशरा को बहुत पसंद है, आपने इनको फॉरवर्ड कर दिया। कभी आपने आई भी रान मना की हो कि नहीं जी थैंक यू? ऐसा हो सकता है कोई रान को मना करे? आपने कभी मना किया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको किसी ने बेस्ट चीज़ भेजी है तो अजर इसी में है कि आप उसको फिर तकसीम करें ना, बिल्कुल। जिसका आपका खुद खाने को दिल कर रहा है। अगर आप 6 दोस्तों को साथ में मिला के खिला देंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो सबके चेहरे पे खुशी आएगी, और दूसरा ये होगा कि अल्लाह की तरफ से आपके रिस्क में बरकत, और आपको शेयरिंग इज केयरिंग। बिल्कुल ठीक बात की मोहसिन साहब आपने भी, और डीजी साहब आपने भी बिल्कुल बेहतरीन बात की, और आप लोग ने बहुत प्यारी तरीके से जो है ना, बड़े पोलाइट मैनर में आपने नाज़रीन को ये बात बताई कि देखिए कुछ ऐसे लोग भी जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, कुर्बानी फिर भी करते हैं, उनके लिए भी आप बांटें, आप शेयर करें। कुछ ऐसे लोग जो पूरा साल खाते हैं, तो आप अपने उन्हीं कसाईयों के साथ जो है वो एक एसोसिएशन रखें, ताकि वही आपको बेहतरीन तरीके से कुर्बानी करके दें, और आप लोग को ऐसे मसाइल ना हो कि गोश्त को पीसेस में कैसे कट किया जाए, बदबू क्यों आ रही है, स्मेल क्यों आ रही है, और सफाई का ख्याल कैसे रखा जाए। और अपने इर्द गिर्द के महल्ले वगैरह को भी इन्हीं दिनों में आप बहुत सफाई का एहतराम ज़रूर करें, और अपने गरीबों का के लिए भी ज़रूर कोशिश करें कि आप लोग उन तक जितना शेयर कर सकते हैं अपने कुर्बानी का गोश्त कीजिए। इसी के साथ साथ उम्मीद है कि मुझे कि नाज़रीन ने जो है वो हमारी बातें सुनी होगी, और थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, और अभी बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं लेकिन चलती रहेंगी। अभी बारबेक्यू पार्टीज़ भी अभी अगले हफ्ते स्टार्ट होगी, तो उसके वाले से भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम सहेली को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।